इसमें और कुछ बताने की जरूरत है क्या? व्हाट आर द मेजर रीजंस बिहाइंड द ब्रेकिंग अप ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया? दोस्तों, हमने देखा था कि यार एक तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जब काम की तलाश में जाते हैं, तो जब वो दूसरी जगह जाते हैं तो वो अपना कोई भी नाम रख सकते हैं और उनकी जाति कोई जानता नहीं है। देखो, इसका एक कारण ये भी है, जैसे कि बंबई जैसे शहर में, है ना, दक्षिण भारत से भी लोग, साउथ इंडिया से भी लोग आए हैं, गुजरात से भी आए हैं, बिहार से भी आए हैं, यूपी से भी आए हैं, दिल्ली से भी आए हैं, सब जगह से आए हैं। तो लोगों को पता ही नहीं होता किसकी जाति क्या है, क्योंकि तुम्हारा जो कास्ट सिस्टम है वो भी अलग अलग जगह थोड़ा मोड़ा वेरिएशन है। हाँ, चार मेन कास्ट तो है ही, जैसे कि ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, शूद्र हो गए, ये कुछ जो चार में है ना, वैश्य हो गए, ये चार मेन कास्ट हैं। पर इनके अंदर भी बहुत सारे सब ग्रुप्स हैं। जैसे ब्राह्मण हो तो कौन से ब्राह्मण हो, उपाध्याय हो या पांडे हो या शर्मा हो या मिश्रा हो, है ना, अरे होता है ना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कई जगहों पर शर्मा ब्राह्मण होते हैं, कुछ इलाकों में शर्मा ब्राह्मण नहीं होते हैं। ये भी एक सच है जो मैंने देखा है। आप ये मत समझिए कि अगर एक जगह पे ये सरनेम वाले ब्राह्मण हैं तो वहां सब जगह वैसे ही होंगे, नहीं। तो कहने का मतलब ये ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी से कास्ट सिस्टम कैसे खत्म हो, ये एग्जामिनेशन में कहीं आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको बस लिखना है, जब वो आपसे पूछते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स बिहाइंड द, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड द ब्रेकिंग अप ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, तो एक रीजन होगा ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। वो बस मैं आपको समझा रहा हूं कि है क्या। जब हमें पता होता है ना कि साहब हम पढ़ के आ रहे हैं, तो उसको याद करने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती है। मैं बस कहूंगा कि ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी क्या है, इस शब्द के अर्थ से तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। तुम बस पढ़ लो, याद करो, रट लो। तो तुम रट भी लो, फिर भी तुम उसको उतना अच्छे से नहीं कभी याद कर पाओगे। तो ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, काम की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह ना, फॉर ऑक्यूपेशन बीइंग मोबाइल, मोबाइल का ये जेब वाला मोबाइल नहीं, मोबाइल इंग्लिश में मतलब होता है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, है ना। मोबाइल का मतलब ये होता है, मोबाइल मीन्स मूवमेंट, इस तरीके से तुम कह सकते हो। एनीवेज, तो देखो, हमने इसका पेज नंबर 49 पर देखा था। एक रीजन था थ्रू द एक्शंस, द एफर्ट्स ऑफ द ग्रेट पॉलिटिकल लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक महात्मा गांधी, है ना, एंड बी आर अम्बेडकर, ये देखा था। फिर हमने देखा लार्ज स्केल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, वीकनिंग पोजीशन ऑफ द कास्ट हायरार्की, सॉरी, वीकनिंग पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। तीन चार पॉइंट से कोई दो तीन, तीन तो सब याद हो जाएंगे, पर एक भूल भी गए तो चलेगा, कम से कम तीन तुमको याद होने चाहिए। अपने हिसाब से याद करो। पहला पॉइंट लास्ट में लिखना है, लास्ट वाला पॉइंट पहले लिखना है, बीच का पॉइंट बीच में ही लिखना है, तुम्हारा निर्णय है। व्हाट वर द रीजंस बिहाइंड द ब्रेकिंग अप ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया? सीधी सी बात है साहब, रीजंस क्या थे? ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, है ना, पीपल स्टार्टेड मूविंग, पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब्स, जॉब्स, बस इतना ही लिखना। एंड देयरफॉर व्हेन पीपल माइग्रेटेड दे लेफ्ट द कास्ट इन द होम टाउन इटसेल्फ। दूसरा क्या था? दूसरा तुम लिख सकते हो कि द वीकनिंग पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन द विलेजेस, है ना, लैंडलॉर्ड्स आर नॉट कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट एज वंस दे यूज्ड टू बी। ठीक है, बस की पॉइंट याद रख लो, आगे पॉइंट्स तुम बना लोगे। ठीक है, हमने देखा ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, रीजंस फॉर द ब्रेकिंग अप ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, नंबर वन ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी। बुक में नंबर वन कुछ और लिखा है, पर कोई दिक्कत नहीं, नंबर तुमको जैसे याद है लिखो। नंबर वन ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, नंबर टू द वीकनिंग पोजीशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स इन विलेजेस, है ना, नंबर थ्री थ्रू द एफर्ट्स ऑफ ग्रेट लीडर्स एंड सोशल रिफॉर्मर्स लाइक महात्मा गांधी एंड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सच ग्रेट लीडर्स, थोड़ा मसाला, सच ग्रेट लीडर्स डिवोटेड देयर एंटायर लाइफ इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट, इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड कास्ट, है ना। दे कैरिड आउट अ लॉट ऑफ मूवमेंट्स एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट हायरार्की, द कास्टिज्म इन इंडिया। सीधी सी बात है। और एक लास्ट रीजन, थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन, देश में विकास हो रहा है, अर्बनाइजेशन, शहर बन रहे हैं, शहर में किसी के पास टाइम नहीं है, सब बिजी जिंदगी हो गई है। सो बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, हो गया, ये मैं पहले भी रिवाइज करा चुका था, फिर मैंने करा दिया। अब तुम आ रहे हो इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज कास्ट इन पॉलिटिक्स। दोस्तों, ये चैप्टर तुम्हें जैसा मैंने बताया, ये तुमको दो तरीके से बताएगा। एक तरफ ये चैप्टर तुमको बताता है कि पॉलिटिक्स का कास्ट पे क्या असर होगा, साथ ही साथ ये भी बताएगा कि कास्ट का पॉलिटिक्स पे क्या असर होगा। तुम आ जाओ कास्ट इन पॉलिटिक्स पे, कास्ट इन पॉलिटिक्स। ठीक है, और यहीं पे क्वेश्चन लिखो, ये तुमको दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन भी तुम लिख चुके हो मेरे को पता है, लेकिन फिर भी मैंने, क्योंकि ये वीडियो नए सिरे से शुरू किया है, इसलिए मैं तुमको वापस चीजें रिवाइज करा रहा हूं। यहां तुमने इसके आगे लिखा होगा हाउ, और ये पूरा क्वेश्चन बन गया होगा, हाउ कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। हाउ
how caste can take various forms in politics, what are the various forms caste can acquire in politics, या how caste impacts, या what kind of effect the caste has on politics. एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती, एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग तरीकों से कहते हैं पर उससे सत्य नहीं बदलता. एकम सत्यम, सत्य तो एक ही है, क्या है, परमात्मा ही सत्य है. उसके अलावा तुम्हारा जीवन, तुम्हारी तुम्हारी अकॉम्प्लिशमेंट्स है ना, तुम्हारे मन के सोच, तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, ये सब मिथ्या है, क्योंकि सत्य वो है जो स्थायी रहे. द नेचर ऑफ ट्रूथ इज एटर्नल. और एटर्नल क्या है, वो तुम्हारा सनातन धर्म हो सकता है. सनातन धर्म का मतलब होता है, सनातन शब्द का मतलब होता है एटर्नल, जो सदा के लिए है. कहने का मतलब यह है सत्य वही चीज हो सकती है या वही वस्तु हो सकती है जो सदा रहे. सूर्य भी कहां सदा रहेगा. इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर में ही सब कुछ है और ईश्वर में ही हम सब है ना. इसलिए सबकी पूजा होती है, धरती, आकाश, वायु, जल, अग्नि. ठीक है. तुम आ जाओ कास्ट इन पॉलिटिक्स में. कास्ट का क्या है, वो कैसे भी सवाल पूछे, तुम बस ये लिखो है ना, हाउ कास्ट अफेक्ट्स पॉलिटिक्स. हाउ कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, इट कैन एक्वायर वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स. नंबर 1 देखो, इस फर्स्ट बुलेट पॉइंट में अंडरलाइन करो. पार्टीज चूज कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस, दे कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन इन द इलेक्टोरल. कास्ट पॉलिटिक्स पे क्या असर करता है. जैसे मानो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए, तो मानो कोई पार्टी है, ठीक है, वो यही सोचेगी ना कि मानो मुझे कोई इलाका XYZ, मानो XYZ कोई इलाका है, वहां पे मुझे अपने कैंडिडेट उतारने हैं. तो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, जो भी इलाका होगा, मैं देखूंगा वहां का कास्ट कॉम्पोजिशन क्या है. अगर वहां पे ब्राह्मण ज्यादा है तो ब्राह्मण उम्मीदवार उतारूंगा, दलित ज्यादा है तो दलित उम्मीदवार उतारूंगा, जैन ज्यादा है ना, आप कह सकते हो क्षत्रिय ज्यादा है, वैश्य ज्यादा है. जैसे जिस तरीके के कास्ट कॉम्पोजिशन की सबसे ज्यादा प्रतिशत लोग उस इलाके में रहने वाले कौन से जाति से बिलोंग करते हैं. क्योंकि आप मानो या ना मानो, आप इस जनरेशन के ऊपर, आपसे पिछली जनरेशन और आज भी भारत के कोने कोने में आज भी लोग जाति के नाम पे वोट देते हैं. इसलिए नहीं क्योंकि वो देखते हैं कि ये जाति इसकी और हमारी जाति एक ही है तो ये हमारे लिए काम करेगा. इसीलिए क्योंकि लोगों का ज्यादा अच्छा संबंध होता है अपनी जाति वालों से. गांवों में अक्सर यही होता है, क्योंकि एक जाति के लोग एक ही परंपरा का पालन करते हैं. एक ही जाति है ना, एक ही परंपरा का पालन करते हैं, उनका इतिहास एक है ना, एक साथ पूजा अनुष्ठान वगैरह वगैरह कराते रहते हैं, तो वो एक दूसरे के ज्यादा क्लोज होते हैं. तो ऐसा नहीं है कि, ऐसा भी होता है कई बार कि भले ही वो मेरी जाति का नहीं है लेकिन मैं दूसरी जाति के उम्मीदवार को वोट दूंगा क्योंकि वो अच्छा काम करता है. ऐसा भी होता है. लेकिन तुम ये मत समझना कि बहुत पिछड़े लोग हैं, उनका अपना कारण था, वो ऐसा क्यों करते हैं. जैसा मैंने बताया कि सेम कास्ट के लोगों के बीच ना एक नेचुरल लाइकिंग, फैमिली फ्रेंडशिप सालों से है. तो अब वो पिताजी के पिताजी, तुम्हारे पापा किसी और के पापा के दोस्त हैं, तो तुम दोनों की भी दोस्ती होगी ना, अरे हाँ या ना. तो यही चलता था. खैर, अपन को तो इससे मतलब नहीं है. हमको तो भाई बस चैप्टर समझाओ सर, क्या है, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स कास्ट कैन टेक इन. देखो, कास्ट कैन टेक इन पॉलिटिक्स, देखो ये बात हमेशा याद रखना, कास्ट कैसे फॉर्म लेता है पॉलिटिक्स में. देखो, कास्ट का पॉलिटिक्स पे क्या असर होता है, राजनीति पे. राजनीति तो यही कहती है कि अगर कुर्सी चाहिए तो लोगों को अपने पक्ष में करो. तो वो ये देखते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोग जो हैं इस पर्टिकुलर कास्ट के, कास्ट डेमोग्राफी निकालते हैं वो, है ना. वो देखते हैं हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल, व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ पीपल. ठीक है. पार्टीज कभी भी उम्मीदवार उतारती है तो कास्ट कॉम्पोजिशन के हिसाब से उतारती है. इससे ज्यादा इसमें कुछ समझने के लिए नहीं है, तुम अपने हिसाब से लिख सकते हो. हाउ कास्ट अफेक्ट्स पॉलिटिक्स, या व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स कास्ट कैन एक्वायर. कास्ट का क्या असर होता है, तो नंबर 1 है ना, बिफोर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस या ड्यूरिंग द इलेक्शंस, parties keep in mind, they consider the caste composition of a constituency before nominating their candidate. अपना कैंडिडेट, अपना उम्मीदवार नॉमिनेट करने से पहले कास्ट composition या द proportion ऑफ कास्ट या द परसेंटेज ऑफ डिफरेंट कास्ट, कैसे भी लिखो, वो देखते हैं कि कितने परसेंट कौन से कास्ट के लोग हैं. कास्ट कॉम्पोजिशन तुम्हें याद रखना, कास्ट कॉम्पोजिशन देखते हैं. क्यों देखते हैं, एज टू नेसेसरी टू मस्टर द सपोर्ट, टू गैदर द सपोर्ट. जाहिर सी बात है कि अगर इफ देयर इज अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी वेयर ऑल द पीपल आर जैन्स and I take let's suppose a Muslim candidate, I nominate a Muslim candidate, then it is very unlikely that Jains will vote for a Muslim candidate. Are Jains and Muslims are not enemies, but on one hand I as a political party have raised a Muslim candidate in a Jain dominated constituency, so what can happen that my opposition party can nominate a Jain candidate in a Jain dominated
इट इज नॉट लाइक दैट ना कि एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही है, दो चार लड़ती है हमेशा। तो मैंने मुस्लिम उम्मीदवार उतारा, उन्होंने जैन उम्मीदवार उतारा, सो क्या होगा, जैन लोग, अब जाहिर सी बात है ये सच नहीं होता है पर पार्टीज हमेशा ऐसे ही करती है, यूजुअली द जैन पीपल विल फील मोर कंफर्टेबल इन वोटिंग टू द अदर जैन कैंडिडेट, सो माई मुस्लिम कैंडिडेट विल नॉट बी एबल टू मस्टर सपोर्ट, ही विल नॉट बी एबल टू विन द इलेक्शन, सो व्हाई विल आई nominate a Muslim candidate or a Christian candidate? I will not do that. If it is a Jain dominated constituency, I will only nominate a Jain candidate so that he can or she can muster enough support to win me the election, win me the seat for my political party. Is it clear? सीधी सी बात है, ठीक है। तो पॉलिटिक्स की कास्ट किस तरीके से अफेक्ट करता है, पॉलिटिकल पार्टीज दे ऑलवेज, वो सोना भूल जाए ये नहीं भूलेंगे, दे ऑलवेज कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी बिफोर नॉमिनेटिंग द कैंडिडेट। व्हाई डू दे डू सो, थोड़ा एक्सप्लेन करना उसको, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी बिफोर नॉमिनेटिंग द कैंडिडेट। दिस इज बिकॉज दे वांट देयर कैंडिडेट टू बी ऑफ द मेजॉरिटी कास्ट, दे वांट देयर कैंडिडेट टू मस्टर, टू गैदर ऑल द सपोर्ट एंड अल्टीमेटली विन द इलेक्शन फ्रॉम दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। उसके बाद भाई पेज नंबर 51 हो गया, 52 पे हमको कुछ नहीं देखना है, 53 पर आ जाओ, ठीक है। 53 पे जो सेकंड बुलेट पॉइंट है, बस हमको सिर्फ कीवर्ड पढ़ना है, पूरा पैराग्राफ कौन गधा पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील्स टू द कास्ट सेंटीमेंट टू मस्टर सपोर्ट। इस तरीके का सेम पॉइंट एक तुमने पढ़ा था कास्ट सेंटीमेंट के ऊपर, ठीक है, कि जैसे मैंने तुमको बताया था कि है ना, कि दलितों तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है उठो, ब्राह्मणों तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, क्रिश्चियंस तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है उठो, सेम पॉइंट है। वो इमोशनल अपील करते हैं, क्यों इमोशनल अपील करते हैं, बिकॉज दे वांट टू गैदर सपोर्ट। अब वो फॉर एग्जांपल इफ देयर इज अ जैन डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी, आई विल अपील समथिंग रिलेटेड टू जैनिज्म, मैं जैन धर्म के जैन धर्म से जुड़ा कोई इमोशनल अपील करूंगा ताकि लोग मुझसे इमोशनल अटैचमेंट महसूस करें। ये चीजें सुनने में अजीब लगती है पर ये सब ये हर साल चुनावों में होता है अगर आप देखो तो ये लोग क्यों करते हैं, ताकि दे कैन मस्टर द सपोर्ट ऑफ द पीपल एंड अल्टीमेटली दे कैन विन द इलेक्शन, ठीक है। तीसरा क्या है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज 1%, देखो है ना, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरे पॉइंट में यानी कि एक तरीके से पेज नंबर 53 पे तीसरा नहीं, सॉरी, सेकंड बुलेट पॉइंट। अगर तुम पेज नंबर 53 को ध्यान से देखोगे तो ये पूरा पेज नंबर 53 है। पेज नंबर 53 पे लेफ्ट हैंड साइड में जो पहला बुलेट पॉइंट है, इसमें शुरू के 3 लाइन अंडरलाइन कर लेना। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील्स टू कास्ट सेंटीमेंट टू मस्टर सपोर्ट। और तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो कि यहां पे एरो बना के तुम लिख देना इमोशनल। किस तरीके का सपोर्ट था भैया, इमोशनल अपील, सॉरी सपोर्ट नहीं अपील, ठीक है, इमोशनल अपील करते हैं, ठीक है। ये पूरा पॉइंट जो है इमोशनल अपील करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज 1% 1 वोट, बस ये दो चीजें अंडरलाइन करना दूसरे बुलेट पॉइंट में, ठीक है। ये तुम्हारा पहला बुलेट पॉइंट था, कौन से पेज पे, पेज नंबर 53 पे, पेज नंबर 53 पे तुम्हारा दूसरा बुलेट पॉइंट है। दूसरे बुलेट पॉइंट में तुम्हें बस अंडरलाइन करना है, ये ऐसे एक बॉक्स बना लो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रैंचाइज बॉक्स बना लो, 1% 1 वोट, और इसके बाद सीधा 1 2 3 चौथी लाइन से अंडरलाइन करना, ब्रॉट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट, समझाऊंगा मैं, ऑफ कास्ट दैट वर हिटरदो ट्रीटेड एज इंफीरियर एंड लो। जाहिर सी बात है दोस्तों, इसमें कोई रॉकेट साइंस की बात नहीं है। देखो पहले क्या होता था, देखो पहले क्या होता था, जैसे हम कास्टिज्म के बारे में बात करें, तुम्हें पता होगा कास्ट जब हम बोलते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव, जब हम कास्टिज्म के बारे में बात करते हैं तो एक चीज जो हमारे दिमाग में होती है वो है छुआछूत की प्रथा, अनटचेबिलिटी, वो हमारे दिमाग में आती है। तो पहले क्या होता था कि जो आजादी से पहले भी चुनाव होते थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए, खैर तुम ये समझो पहले ये होता था कि लोग, पता है, जो लो कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर ध्यान नहीं देते थे कि हम क्यों ध्यान दें इनके ऊपर। लोग सिर्फ यही करते थे कि बड़े बड़े स्ट्रांग लोगों का उनको सपोर्ट चाहिए। जैसे जब तुम नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ रहे थे, मैंने ही पढ़ा है, ठीक है, उसके ऊपर इस साल मैंने वीडियो नहीं बनाई है, पर जो नेशनलिज्म इन इंडिया देखना चाहते हैं 5 पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। इट इज द लेंथीएस्ट चैप्टर, व्हाट कैन आई डू, उसका एक 1 शॉट वीडियो भी है। अगर आप बार बार वीडियो स्विच नहीं करना चाहते, वो 10 घंटे का है, वो भी आप देख सकते हैं। अगर आपको सही नहीं लगता, आपको लगता है सर वो 10 घंटा मुझे सही नहीं लगता, कोई दिक्कत नहीं है। उस चैप्टर को 5 पार्ट्स में पढ़ाया गया है, एक पार्ट 2 घंटे का होगा, एवरेज 2 से 2.5 घंटे का। आप एक दिन में एक पार्ट देखिए तो 5 दिन में अराउंड आपका चैप्टर कवर हो जाएगा।
एंड ऑफ कोर्स आपके हाथ में तो टॉगल है, आप कोई पॉइंट दोबारा सुनना चाहते हैं कभी भी पीछे आ जाइए, कभी भी फास्ट फॉरवर्ड कर दीजिए। आपको लगता है कि कोई एलिमेंट है चैप्टर में जो सर मुझे अननेसेसरी लग रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी अगला टॉपिक समझना है, वीडियो को आगे बढ़ा दीजिए, वो आपके ऊपर है, पर आराम से देखिए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्लेनेशंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर अवेलेबल ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, ऑफ कोर्स, फॉर श्योर। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो देखो जैसे नेशनलिज्म इन इंडिया, हाँ कहाँ से कहाँ चले जाता हूं मैं भी। नेशनलिज्म इन इंडिया जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो वहां हमने देखा था, एक क्वेश्चन आया था दोस्तों कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तुमने पढ़ा होगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को तीन, सिविल डिसोबीडियंस छोड़ो, तुम ये सिंपल देखो दलित्स ने क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया। वाई दलित्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ये क्वेश्चन आता है। दो कम्युनिटीज ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। विमेन ने पार्टिसिपेट किया था, लेकिन मुस्लिम्स का ल्यूकवॉर्म रिस्पॉन्स था। ल्यूक मतलब नरम रिस्पॉन्स था। ल्यूकवॉर्म शब्द का क्या अर्थ होता है, देखो एक होता है हॉट वाटर, गर्म पानी, एक होता है कोल्ड वाटर, ठंडा पानी, एक होता है ल्यूकवॉर्म वाटर, नरम, मतलब है ना, नरम पानी। कहने का मतलब है द वर्ड ल्यूकवॉर्म मींस नरम। तो मतलब उनका रिस्पॉन्स इतना नरम क्यों पड़ गया था, क्यों मुस्लिम्स ने क्यों नहीं रिस्पॉन्ड किया, उसके अपने कुछ रीजन थे। जैसे अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो जो कांग्रेस पार्टी है उसके बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टाइज हो गए थे हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक हिंदू महासभा। सो मुस्लिम्स फियर्ड, उनको डर था कि कांग्रेस अब एक हिंदू पार्टी बन गई है, ठीक है। दूसरा, मुस्लिम्स को यह भी डर था कि इंडिया में तो हिंदुइज्म मेजोरिटी में है, तो मुस्लिम धर्म जो है इट विल बी सबमर्ज्ड अंडर द हिंदू मेजोरिटी, है ना। ये सच नहीं है, पर दैट इज व्हाट दे थॉट। उसके साथ साथ क्या हुआ कि मुस्लिम्स ने एक अजीब सी डिमांड रखी। मुस्लिम्स ने क्या किया, दे डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट, है ना, ये तो था। दूसरा, where they also demanded reservation in proportion to the population। ये बहुत कम टीचर्स पर ये मेंशन्ड है आपकी एनसीईआरटी में। मुस्लिम्स की दो डिमांड्स थी, है ना, ये टेस्ट में आता है। दूसरी, ल्यूकवॉर्म रिस्पांस क्यों था, नंबर वन, दे फेल्ट की कांग्रेस पार्टी के तो स्ट्रॉन्ग टाइज है हिंदू रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सच एज, उसके स्ट्रॉन्ग टाइज है हिंदू महासभा के साथ। सो दे थॉट दैट कांग्रेस इज अ हिंदू पार्टी। क्लियर है, ये एक रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि मुस्लिम्स थॉट दैट दे विल बी सबमर्ज्ड अंडर अ हिंदू मेजॉरिटी कंट्री। उनको लगा इस देश में हम रह नहीं सकते, हिंदूस एंड मुस्लिम्स कैन नॉट को एग्जिस्ट टुगेदर। एक और कारण दोस्तों यहां पे ये है कि आप ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि दे डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मुस्लिम्स ने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा एंड दे वांटेड रिजर्वेशन इन प्रपोर्शन टू द पॉपुलेशन। जैसे कि क्या, जैसे कि मानो कोई इलाका है वहां पे 40% मुस्लिम आबादी है, तो 40% रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में पार्लियामेंट में दिया जाएगा। आबादी मान लो 50% हो जाती है तो 50% रिजर्वेशन। कभी मानो 80% आबादी होती है, 80% रिजर्वेशन। इरिस्पेक्टिव का करीब 2% पॉपुलेशन है, 2% कम ज्यादा दोनों केस में, जितनी परसेंट आपकी पॉपुलेशन है उतना आपको रिजर्वेशन मिलेगा। कल को पॉपुलेशन कम होती है, रिजर्वेशन कम होगा। इन प्रपोर्शन टू दी पॉपुलेशन है, डायरेक्ट कनेक्शन है पॉपुलेशन से। कल को मुस्लिम्स की पॉपुलेशन कम होती है, रिजर्वेशन का परसेंटेज कम होगा। परसों उनकी पॉपुलेशन बढ़ती है, रिजर्वेशन का प्रपोर्शन बढ़ जाएगा। समझ गए, यही बात है, ठीक है। एंड एम आर जयकर हिंदू महासभा के, और यहाँ से आपके मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग के, इन दोनों के बीच क्लैश हो गया था एक कांग्रेस सेशन में। उसके बाद सारी उम्मीदें चली गई। दैट्स व्हाई मुस्लिम्स डिड नॉट पार्टिसिपेटेड और दे हैड अ ल्यूकवार्म रिस्पांस इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। उसी तरीके से एक और क्वेश्चन आता है, दलित्स का रिस्पांस क्यों नहीं था। तो वहां आपने देखा कि कांग्रेस वाज अफ्रेड ऑफ सपोर्टिंग द दलित्स बिकॉज कांग्रेस वाज अफ्रेड ऑफ ऑफेंडिंग द हाई कास्ट हिंदूज। कांग्रेस दलित, दे डिड नॉट वांटेड टू सपोर्ट द दलित्स। कांग्रेस दलित्स को इसलिए सपोर्ट नहीं करती थी। ये मैं आपको इतना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका इस चैप्टर से कनेक्शन है। दलित्स को क्यों नहीं सपोर्ट किया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस वॉज अफ्रेड ऑफ ऑफेंडिंग द हाई कास्ट हिंदूज। उनको लगा जो उच्च कुल के हिंदू है वो हमसे बुरा मान जाएंगे कि हम अनटचेबल्स को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले यही होता था। कांग्रेस भी एक पॉलिटिकल पार्टी थी। पहले पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती थी कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देती थी कि ये तो भाई ऐसे ही है, इनके वोट से हमको नहीं, हम तो भाई सिर्फ जो हाई कास्ट के लोग हैं, जो एलीट क्लास के लोग हैं, उन्हीं को खुश करते रहो। लेकिन एक बार भारत आजाद हो गया, नया संविधान बन गया, तो क्या हुआ, दो चीजें हुई। एक, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, या सबसे मेन है 1 पर्सन 1 वोट।
तुम चाहे किसी भी जाति के हो, उच्च जाति के हो, मध्यम जाति के हो, नीच जाति के हो, तुम किसी भी जाति के हो, तुम्हारे पास एक वोट है, तुम्हारे भी वोट की उतनी ही वैल्यू है जितना किसी हाई कास्ट के वोट की वैल्यू है। तो जब सबके वोट की एक वैल्यू है तो पॉलिटिकल पार्टीज भी डरने लगी और उन्होंने भी हर किसी को कंसिडर करना शुरू कर दिया। पहले ऐसा होता था कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अगर मानो बहुत ज्यादा लोअर कास्ट के लोग रहते हैं और कुछ अपर कास्ट के लोग हैं, फिर भी पॉलिटिकल पार्टी लोअर कास्ट पे ध्यान नहीं देती थी, वो सिर्फ अपर कास्ट के बारे में बात करेंगी, उनकी परेशानियों को सुलझाएंगी। लोअर कास्ट ऐसे ही है। पर जब देश आजाद हो गया, उनको ये पता चला कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आ गया है, कोई भी 18 साल की उम्र का वोट दे सकता है, 1% 1 वोट है, चाहे वो कोई उच्च जात का हो या फिर नीच जात का, सबके वोट की एक ही वैल्यू है। तो उन्होंने सभी को इक्वली कंसिडर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। साथ ही साथ जो लोग थे, जैसे जो दलित समाज के लोग थे या जो शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब के, जिन लोगों को दबाया गया कई सालों तक, इन लोगों के अंदर भी एक जागरूकता आई कि नहीं साहब, हम इनसे कोई छोटे लोग नहीं है, हमारे पास भी उतना ही अधिकार है जितना इनके पास है, हमारे वोट की भी उतनी वैल्यू है जितने इनके वोट की वैल्यू है। कोई संविधान ने हमारे बीच कोई भेदभाव रखा नहीं है। मेरा कुल, मेरा जन्म चाहे किसी भी, ठीक है, मेरा देखो ये भी एक प्रसंग है बहुत अच्छा कि अंगराज कर्ण, ठीक है, बहुत महान कैरेक्टर है वो महाभारत के, तो उनके मुंह से वेद व्यास जी ने खुद कहलवाया है कि सूतो वा सूत पुत्रो वा, समझ रहे हो ना, कि मैं चाहे सूत हूं या सूत का पुत्र हूं, इस पर मेरा कोई बस नहीं था। किसी कुल में जन्म लेना या किसी कुल में जन्म ना लेना ये तो देवों के अधीन है, ये मनुष्य के अधीन नहीं है। परंतु अपने इस जीवन में मैंने पुरुषार्थ की सीमा को प्राप्त कर लिया, चरम सीमा को, और इसीलिए मुझे, है ना, कि सूतो वा सूत पुत्रो वा, मैं चाहे सूत हूं चाहे सूत, श्लोक तुमने सुना होगा, सूत हूं चाहे सूत का पुत्र हूं। किसी कुल में जन्म लेना ये व्यक्ति विशेष के हाथ में नहीं, ये तो देवों के अधीन है ना, ये ईश्वर के अधीन है, मनुष्य के बस में नहीं है। किंतु जो मेरे बस में था वो मैंने किया, यानी कि क्या, मैंने अपने इस जीवन में पुरुषार्थ की चरम सीमा को, पुरुषार्थ की टॉप ना, पुरुषार्थ मतलब क्या होता है, पुरुष, पुरुष मतलब ये नहीं होता है, पुरुष मतलब मेल फीमेल नहीं होता। पुरुष शब्द का आज लोग कहते हैं कि पुरुष मतलब मेल, स्त्री मतलब फीमेल, पर एक्चुअली में पुरुष शब्द का अर्थ होता है परमात्मा का अंश। वो कोई स्त्री भी हो सकती है, कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई मेल भी कोई फीमेल भी। पुरुष यानी कि परमात्मा का अंश, कि पुरुषार्थ की चरम सीमा, यानी कि अपने अंदर जो परमात्मा का अंश है उसके मतलब सुप्रीम लेवल तक मैं उसको लेकर के गया हूं। कुछ लोग होते हैं ना, नॉर्मल छोटे स्तर पर ही जीवन जीते रहते हैं कि हाँ मेरा परिवार, मेरा ये, मेरा वो, अपनी परेशानियों में उलझे रहते हैं, समाज के लिए कुछ नहीं कर पाते। कुछ लोग होते हैं जो उससे थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं, वो अपनी परेशानियां सॉल्व कर लेते हैं या परेशानियों में रहते हुए भी समाज के लिए बहुत कुछ करते रहते हैं। फिर कुछ ऐसे लोग आते हैं जो अपनी परेशानियां सॉल्व कर चुके हैं, समाज के लिए भी करते हैं, और साथ ही साथ जो है मतलब धर्म के लिए चीजें करते हैं। धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं, धर्म मतलब जो राइट थिंग है, जो उनको लगता है उत्तम मार्ग है, वो उस उत्तम मार्ग पे चलते हैं और चीजें करते हैं, वो एक मिसाल छोड़ के जाते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं, कुछ लोग होते हैं जिनको खुशबू लाने के लिए परफ्यूम लगाना पड़ता है, और कुछ लोगों के चरित्र से खुशबू आती है, इतना अच्छा चरित्र होता है उनका। लेकिन आपको ये भी सोचना होता है कि ऐसा भी मत करना कि आप अपने आप को इतना अच्छा दिखाने लगे कि लोग आपका फायदा उठाने लगे, है ना। जैसे तुम्हारे 10th स्टैंडर्ड में हो ना, तुमको एक कविता होगी कन्यादान, उसमें ऋतुराज जी क्या कहते हैं कोरसे वालों को, है कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना, कि तुम कन्या हो पर कन्या जैसा दिखाई मत दो। ऐसा लोगों को नहीं लगना चाहिए कि तुम कमजोर हो, क्योंकि जब भी लोगों को यह लगता है कि कोई कमजोर है, लोगों ने सदा शोषण किया है ना। कोई पिता अपने बच्चे को मारता है, पीटता है, क्यों? क्योंकि बच्चा आज कमजोर है। कोई उच्च जात वाला नीच जात वाले के साथ भेदभाव करता है, क्यों? क्योंकि वो उनको कमजोर दिखते हैं। तो आपको, ये मेरे शब्द नहीं है पर जिस दिग्गज के हैं सही है, आपको ताकतवर बनना है, इसलिए नहीं ताकि आप औरों को दबा सके, पर इसीलिए ताकि कोई आपको ना दबा सके। अरे समझ रहे हो? तो ताकतवर बनो, सत्य चरित्र रखो, सत्य चरित्र रखो, पर यह भी ध्यान रखो कि मेरे सत्य चरित्र का कोई गलत उपयोग ना करे, नहीं तो जैसे को तैसा करना चाहिए, ठीक है। एनीवेज,
तो 1% 1 वोट आया, सो इट ब्रॉट न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल ऑफ कास्ट दैट वर हिटरड और ट्रीटेड। वो लोग जिनको लो कास्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, जिनको कोई समाज में तवज्जो, कोई इज्जत नहीं दी जाती थी, उन लोगों के अंदर भी नया नया कॉन्शियसनेस, नया विश्वास आया। नहीं साहब, ये झूठ कहते हैं, हम कोई छोटे लोग नहीं है, हम भी सही लोग हैं, मेरे भी वोट की उतनी वैल्यू है, देखो मेरी उंगली पर भी निशान है, मैं भी सरकार बनाने का भी दम रखता हूं और सरकार गिराने का भी दम रखता हूं, मैं भी कर सकता हूं। तो इट ब्रॉट अ न्यू कॉन्शियसनेस, है ना। सो व्हाट वर द इफेक्ट्स, पहले दो ही पॉइंट याद रखो। व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ कास्ट इनटू पॉलिटिक्स, what are the various forms caste can acquire into politics? सीधी सी बात है, caste plays a crucial role, थोड़ा मसाला पहले, caste plays a crucial role in politics, है ना। क्या था, पॉलिटिकल पार्टीज बिफोर नॉमिनेटिंग देयर कैंडिडेट्स ऑलवेज कीप इन माइंड दी कास्ट कॉम्पोजिशन, है ना। एवरी पॉलिटिकल पार्टी बिफोर नॉमिनेटिंग अ कैंडिडेट दे ऑलवेज कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना। दे डू इट सो दैट देयर कैंडिडेट कैन मस्टर मैक्सिमम सपोर्ट एंड अल्टीमेटली विन द इलेक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है कि बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 person 1 vote, या तुम दोनों में से कोई एक भी लिख दो चलेगा, मैं दोनों बताता हूं। बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ 1 person 1 vote, है ना, इट ब्रॉट अ न्यू कॉन्शियसनेस, लोगों के अंदर एक नई चेतना जागी। इट ब्रॉट अ न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल, है ना, हु वर वंस कंसिडर्ड इंफीरियर एंड लो बॉर्न। वो लोग जिनको इंफीरियर और लो बॉर्न माना जाता था, उनके अंदर भी नई कॉन्शियसनेस आई कि दे आर इक्वल टू एवरीवन। ठीक है, समझ गए। उसके बाद तीसरे पॉइंट पे आओ सीधा, फालतू की चीजों में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है, पूरा पढ़ने का टाइम हमारे पास नहीं है, जो मेन चीजें हैं वो हम जरूर देखेंगे। तीसरी चीज, जब तुम तीसरे बुलेट पॉइंट पे आओगे, ठीक है, वो है यहां पे, तो तुमको किस तरीके से अंडरलाइन करना है, ऊपर आ जाओ साहब, हाँ, तुमको अंडरलाइन करना है नो, पार्लियामेंट्री छोड़ दो, नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ 1 single कास्ट। ठीक है, यहां पे अब तुम देखोगे, ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं यहां पे हो क्या रहा है, ताकि तुम्हें समझ में आए कि बात क्या हो रही है। देखो, कास्ट इन पॉलिटिक्स जो है ना, कुछ देर के लिए तुम आ जाओ वापस पेज नंबर 51 के ऊपर, ठीक है, कुछ देर के लिए तुम वापस आ जाओ पेज नंबर 51 के ऊपर। खोला सबने पेज नंबर 51? अरे हाँ या ना? ठीक है, पेज नंबर 51 पे देखो, वहां ऊपर लिखा था कास्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है ना, वो सही था। वहीं पे हमने क्वेश्चन लिखा था, उसी पेज के टॉप में कहीं, या उसी पेज के साइड में लिखा होगा, उसी पेज में लिखा था एक्चुअली, एक हाउ लगा के आगे, हाउ कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। ठीक है, देखो ये एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब तुम आ जाओ वापस, क्वेश्चन देख लिया पेज नंबर 53, है ना। अब देखो, पहले ये तुमको बताता है पॉजिटिव इंपैक्ट, उसके बाद ये तुमको बताता है कि नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है कास्टिज्म का। तुम बस इतना याद रखो, तुम एक और क्वेश्चन लिखो, अब तक जो पढ़ा है सब भूल जाओ, अब तक जो पढ़ा है सब भूल जाओ, मतलब अभी जो मैंने बात बताई वो भूल जाओ, अब तक जो पढ़ा है वो याद रखो। हाउ कास्ट कैन एक्वायर वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, what kind of impact, what kind of effect, what kind of effect does the caste has on politics? Caste has a very crucial, what role does caste plays in politics? Caste plays a very crucial role, very important role in politics. Before nominating any candidate, the political parties always keep in mind the caste composition of that particular constituency. They do that because they want their candidate to muster maximum support. They want their candidate to gather maximum support and ultimately win the election. है ना, caste composition, or political parties always keep in mind the caste composition of a particular constituency before nominating their candidate. है ना, था नंबर 2 हमने क्या देखा था, political parties and the candidates make emotional appeal. Political parties and the candidates make emotional appeal to the people. They want to touch the caste sentiments so that they can, again, क्यों करते हैं ऐसा, सेम रीजन जैसे नंबर 1 में तो मस्टर सपोर्ट टू गैदर द सपोर्ट। क्योंकि अगर तुम जैन समाज में जैनों के बारे में बात करोगे, है ना, उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स, जाति से जुड़े उनके से, हालांकि जैन कोई कास्ट नहीं है, इट इज अ डिफरेंट रिलीजन, बट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं तुमको, बिकॉज आई डोंट वांट टू नेम सम अदर कास्ट, आई डोंट बिलीव इन कास्टिज्म, बट तुम ये समझ के चलो कि जैसे मानो कि
कोई भी कास्ट ले लो, मानो कि वैश्य एक बहुत बड़ा वर्ग है, वैश्य किसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जो वैश्य डोमिनेटेड है, तो वहां पे अगर तुम वैश्यों के बारे में बोलोगे, उनके कास्ट के बारे में बोलोगे, तो वो क्या करेंगे, वो उससे ज्यादा रिलेट कर पाएंगे। समझ रहे हो ना, उसी का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। दूसरा क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज एंड द कैंडिडेट्स मेक इमोशनल अपील, दे वांट टू टच द कास्ट सेंटिमेंट ऑफ द पीपल लिविंग इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, सो टू अल्टीमेटली गैदर मोर वोट्स एंड विन द इलेक्शन। तीसरा क्या है, बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वन पर्सन वन वोट, अ न्यू, क्या कहते हैं, एक नई चेतना जागी, ठीक है, न्यू कॉन्शियसनेस, है ना। The concept of one person one vote, the concept of universal adult franchise brought a new consciousness among the people who were once considered inferior and low born। ये इतना समझ गए, बस काफी है। अब तुम इसके नीचे ये यहां पे देखना, ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुभम सर अगर आपसे कह रहे हैं कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो जबरदस्त संभावना है उसकी तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की। अब ये जो तुमको बीच में एक पैराग्राफ दिख रहा है ना, पेज नंबर 53 पे ही लेफ्ट हैंड साइड में, द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स, है ना, ये वाला पैराग्राफ, ठीक है। द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इंप्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग, ठीक है। ये लाइन अंडरलाइन कर लो, इलेक्शंस, तीसरी लाइन, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग। ये स्टेटमेंट कई बार हुबहू सीबीएसई आपको बुक में दे देती है एग्जामिनेशन में, और तुमसे बोलेंगे एक्सप्लेन द स्टेटमेंट या एग्जामिन द स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट के अलावा वो तुमसे अलग भी कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन लिखो इसी के बगल में, जहां तुमको जगह मिले, पेज के ऊपर, पेज के नीचे, एकदम नीचे क्वेश्चन लिखो। मैं नहीं लिख रहा, लिखो, ध्यान से सुनो। जो क्वेश्चन अभी लिखवा रहा हूं उसका और इसका आंसर सेम ही होगा। क्वेश्चन लिखो, लिखा? अरे हो गया। देखो, elections are not purely about casteism. Why? Elections are not purely about casteism, ठीक है। देखो, एक तरफ तो एनसीईआरटी आपको बताती है कि इलेक्शंस जो हैं वो सिर्फ कास्ट के आधार पे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो कास्ट देख करके पार्टी तय करती है कि हाँ ये कास्ट कॉम्पोजिशन क्या है, कि यहां पे मानो ब्राह्मण ज्यादा है तो मैं ब्राह्मण उम्मीदवार उतारूंगा। कास्ट कॉम्पोजिशन देख करके काम करती है। एक दूसरा, वो तुमको ये बताते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जाता है तो देखता है इस समाज में मानो कि वैश्य लोग ज्यादा रहते हैं, तो वैश्यों के सेंटिमेंट्स को टच करने के लिए वो वैसी भाषा बोलेगा कि वैश्य लोग तो बहुत अच्छे थे, वो तो ट्रेडर्स थे, है ना। वो कास्ट से रिलेटेड बातें करेगा, इमोशनल अपील करेगा रिलेटेड टू, बिकॉज दे वांट टू टच द कास्ट सेंटिमेंट, है ना, वो टच करेगा। तीसरा हमने क्या देखा, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आ गया, वन पर्सन वन वोट हो गया, है ना, एवरीवन्स वोट हैज द सेम वैल्यू, ठीक है। तो क्या हुआ, इट ब्रॉट अ न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल हु वर वंस कंसीडर्ड इंफीरियर एंड लो बॉर्न। इस तरीके से ये ठीक था। अब तक तुमने पढ़ा कि कास्ट का असर पॉलिटिक्स में होता है, अरे हो रहा है। अगर मैं एज अ पार्टी कोई भी उम्मीदवार, मैं ये नहीं देख रहा कि कौन अच्छा काम करेगा कौन अच्छा काम नहीं करेगा, मैं बस ये देख रहा हूं कि मेरे पास एक कैंडिडेट है जो बहुत अच्छा काम करता है, पर मैं इसको नहीं उतारूंगा चुनाव में क्योंकि ये इस एरिया में इसके कास्ट के लोग ही नहीं रहते। तो इस एरिया में जो कास्ट कॉम्पोजिशन है उसको ध्यान में रखते हुए मैं किसी और कैंडिडेट को उतार रहा हूं, तो मैं कास्ट को ध्यान में रख रहा हूं। दूसरी, जब मेरा कैंडिडेट जाता है और मेरी पार्टी, जब हम लोग जाते हैं तो मेरा कैंडिडेट जाकर के उस कास्ट में, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो मेजॉरिटी में कास्ट है, उस कास्ट के कास्ट सेंटिमेंट्स को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इमोशनल अपील कर रहे हैं, यह भी कास्ट को ध्यान में रखते हुए किया गया है। तीसरा कॉन्सेप्ट यह है कि क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आ गया तो अब मैं किसी कास्ट को इग्नोर नहीं कर रहा, कि मानो कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे मानो 10% ब्राह्मण है और 90% दलित है, मानो ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 10% ब्राह्मण है, 90% दलित है। पहले क्या होता था, भारत की आजादी से पहले, ये 90% है पर हमको फर्क नहीं पड़ता, हम 10% की बात सुनेंगे। अब क्या होने लगा, अब सबके वोट की एक ही वैल्यू है, काहे का ब्राह्मण काहे का दलित, 1% 1 वोट, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो अब इनके ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा, बहुत ज्यादा ध्यान दें, 90-10-90, बहुत इनके ऊपर, मानो इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाएगा। तुम ब्राह्मण हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, ये हमको चुनाव जिताएगा, हम इसके ऊपर ध्यान देंगे। अरे समझ रहे हो ना। सो बिकॉज ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, the concept of one person one vote, it brought a new consciousness among the people who were once considered inferior and low born, etc.
अब वो तुमको बता रहा है कि हमेशा ऐसा नहीं होता, जैसे तुमने अंडरलाइन किया इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग. नो, इलेक्शंस आर अबाउट कास्ट. यस. Why elections are about caste? Because before nominating a candidate, I see the caste composition of that constituency. Elections are about caste because my candidate makes emotional appeals to that caste community. My candidate wants to touch the caste sentiments. That's why it happens, है ना? Because everyone has got equal rights. There is universal adult franchise, one person, one vote, है ना? I consider all the caste equal. It has given result to it has given rise to a new consciousness among the people who were once considered inferior and low born. ठीक है, तुम बस ये समझने की कोशिश करो, कास्ट का असर पॉलिटिक्स में होता है. हाँ, किस किस तरीके से होता है? इन 3 तरीके से. पहला तरीका, कास्ट का असर पॉलिटिक्स में कैसे होता है? ऐसे होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब भी किसी उम्मीदवार को चुनाव में उतारेगी, इट विल ऑलवेज कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी. और क्या है? यही एक तरीका? नहीं सर, एक और तरीका होता है. कास्ट का असर पॉलिटिक्स में होता है, इसे नहीं झुटलाया जा सकता. सीबीएसई भी यही कहती है. वो पहले तुमको बताती है कि कास्ट का असर पॉलिटिक्स में हाँ होता है. क्यों? इसीलिए होता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिक्स में कास्ट का असर होता है. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी जगह से उम्मीदवार उतारने से पहले उस जगह की कास्ट कॉम्पोजिशन को देखती है. यही रीजन नहीं है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट जाता है तो उस इलाके के कास्ट के लोगों के कास्ट सेंटिमेंट्स को टच करने की कोशिश करता है, इमोशनल अपील करने की कोशिश करता है. साथ ही साथ अगर किसी इलाके में कोई पिछड़े वर्ग के लोग हैं तो उन लोगों के अंदर भी ये कास्ट एंड पॉलिटिक्स की वजह से नई चेतना आई. इट इज ब्रॉट अ न्यू कॉन्शियसनेस अमंग पीपल हु वर वंस कंसिडर्ड इंफीरियर एंड लो बॉर्न. ठीक है, तो कास्ट का असर पॉलिटिक्स में होता है सर. ठीक है, अब वो तुमको बता रहे होता तो है, पर ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट कास्ट. ये 2-3 कारण सुनकर तुम ये मत समझना कि राजनीति में तो सिर्फ जातिवाद ही होता है. पॉलिटिक्स जातिवाद से भी बढ़कर है. कई बार पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट कास्ट. व्हाई इज इट? तो इसलिए तुमने देखा इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग. ये तुमसे पूछते हैं, नो, तुम ये लिखना इलेक्शंस आर अबाउट कास्ट बट इवन देयर आर अदर एस्पेक्ट्स टू इट. वो अदर एस्पेक्ट क्या है? क्वेश्चन लिखा, इलेक्शन इज नॉट प्योरली अबाउट कास्टिज्म. तुम इसी से अपना आंसर स्टार्ट करना, जो क्वेश्चन में लाइन लिखाई है. मानो तुमको ये स्टेटमेंट एग्जामिनेशन में दिया जाता है, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग, तो तुम ये लिखना इलेक्शंस आर अबाउट कास्ट बट इलेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट कास्टिज्म. हाँ, हम ये मानते हैं कि चुनाव में, इलेक्शंस में जातिवाद होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरा चुनाव जातिवाद के आधार पे ही होता है. तुम आगे पढ़ोगे, ठीक है? अगर तुमसे पूछते हैं इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग, या तुमसे पूछेंगे इलेक्शन इज नॉट प्योरली अबाउट कास्टिज्म, एक्सप्लेन, तो तुम लिखना यस इट इज ट्रू, इलेक्शंस आर नॉट जस्ट अबाउट कास्टिज्म. व्हाई? क्योंकि तुमने जाति के हिसाब से अपना कैंडिडेट मानो भेजा कि ये ब्राह्मण डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी है तो मैं ब्राह्मण उम्मीदवार उतारूंगा, लेकिन तुम अकेले थोड़ी हो. और मानो, है ना, तुम अकेले नहीं हो. मानो 5 पॉलिटिकल पार्टी है, मानो सपा, बसपा, बीजेपी, कांग्रेस, सभी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतार दिए. तब क्या? तब तो फिट्टूस हो गया, है ना? इसको सबने एक दूसरे की वोट काट दी. मानो कि चलो किसी ने नहीं, तुमने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा ब्राह्मण डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या गारंटी है कि सारे ब्राह्मण उसी को वोट देंगे? कोई गारंटी है? नहीं है. वो हो सकता है कि उनको तुम्हारी पार्टी ही ना पसंद हो. नाउ आई डोंट वांट टू मेंशन अ पॉलिटिकल पार्टी, सो लेट्स से ABCD, नहीं छोड़ो, थोड़ा सिमिलर हो जाएगा. लेट्स से PQRS, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज है. तो पी और क्यू पकड़ो. पी ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा, क्यू ने मानो किसी राजपूत को, क्यों क्षत्रिय उम्मीदवार उतार दिया. तो अब क्या होगा कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन मैं पी के ब्राह्मण को नहीं, मैं क्यू के क्षत्रियो को वोट दूंगा. क्यों? क्योंकि चल इसने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा, ठीक है, मैं भी ब्राह्मण हूं, मैं समझता हूं हम दोनों का कास्ट एक है, पर मैं इस क्षत्रियो को पता है क्यों वोट दे रहा हूं? क्योंकि क्षत्रिय क्यू पार्टी से है और मुझे क्यू पार्टी पसंद है, क्यू पार्टी के नेता पसंद है, मुझे क्यू पार्टी की विचारधारा पसंद है. दिख रहा है डिफरेंस? पहली बात, कास्टिज्म इज, सॉरी, इलेक्शन इज नॉट जस्ट अबाउट casteism. Why? Because no party is able to gather the entire support of a particular caste. No party is able to get all the votes of a particular caste. कोई भी पार्टी सारे वोट नहीं ले पाती किसी भी कास्ट के. ठीक है. दूसरा कारण क्या है साहब? दूसरा कारण यह है कि every political party keeps in mind the caste composition. So many a times
ऑल द कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड बिलोंग टू द मेजोरिटी कास्ट। मैंने बताया ना, 4 पार्टी है, बसपा, सपा, कांग्रेस, बीजेपी, और मानो कि आया कि ब्राह्मण, मानो कि जाट डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी, सभी ने जाट उतार दी है, क्या करोगे? तो इसीलिए कभी कभी फिट्टूस हो जाता है सब मिलाकर के, ठीक है। तुम तो बस अंडरलाइन कर लो, ठीक है, ठीक है, जो भी बता रहा हूं आई गेस वो तुमको समझ में आ रहा होगा, और उसके बाद तुम्हें बस अंडरलाइन करना है। उसके बाद है ना, फर्स्ट बुलेट पॉइंट, नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ मेजोरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट। सीधी सी बात है, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी कास्ट की मेजोरिटी, किसी सिंगल कास्ट की मेजोरिटी हो, ये बहुत रेयर केस होता है। मानो 100 में से 25 ब्राह्मण, 20 जाट, 22 राजपूत, कुछ भी हो सकता है, मन से बनाओ। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है ना क्लियर मेजोरिटी, वो बहुत गिन जुन के 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसी में होगा। नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज गॉट अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट। तो तुम कास्ट के हिसाब से उम्मीदवार नहीं उतार सकते, क्योंकि तुमने देखो, ये तो हमने पढ़ा कि व्हाट काइंड ऑफ हाउ पॉलिटिक्स, सॉरी हाउ कास्ट अफेक्ट्स पॉलिटिक्स। तो हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन बिफोर नॉमिनेटिंग अ कैंडिडेट, सो दैट द कैंडिडेट कैन गैदर मैक्सिमम सपोर्ट, मैक्सिमम वोट एंड विन द इलेक्शन। पर मानो कि तुमने ये सोचा कि हाँ मैं क्या करूंगा, मेरे पास हर जाति के उम्मीदवार है, मैं लखनऊ में चलता हूँ, या फिर मैं चलो थाने में आता हूँ, और मैं मानो कल्याण में आता हूँ, कोई भी एरिया तुम पकड़ो, कि मानो मैं अमृतसर में आया, मैं अमृतसर में आता हूँ, देखता हूँ यहाँ सबसे ज्यादा कौन सी जाति के लोग रहते हैं, मेरे पास तो सभी जाति के उम्मीदवार है, उसको उतार दूंगा। लेकिन यहाँ पे तुमने देखा कि यार ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, किसी जाति के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, जो मेजोरिटी में भी है वो भी 2-4% से है, 55% ये है तो 45% ये है, तो मैं तो जीत ही नहीं पाऊंगा चुनाव इस तरीके से। तो कई बार ऐसा होता है कि नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज गॉट अ सिंगल मेजोरिटी, और नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज गॉट अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट। दूसरा, जैसा मैंने बताया था, नो, सिर्फ शुरू की 2 लाइन, बाकी हमें नहीं पढ़ना, की पॉइंट्स याद करते रहो इस चैप्टर में। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट और कम्युनिटी, किसी पार्टी को वोट नहीं मिलता, ठीक है। तीसरा, मैंने तुमको बताया था, सपा, बसपा, कांग्रेस, ब्राह्मण डोमिनेटेड, मानो तुम्हें एक कॉन्स्टिट्यूएंसी मिल भी गई जहां पे क्लियर मेजोरिटी है ब्राह्मणों की, उसके बाद भी सभी की पॉलिटिकल पार्टीज ने सेम कास्ट के कैंडिडेट उतार दिए। कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे 80% ब्राह्मण है, क्लियर मेजोरिटी है, पर फिर भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने तुम्हारे जैसा सोच के ब्राह्मण कैंडिडेट उतार दिए, सब एक दूसरे के वोट काट देंगे, वही है। मेनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप द कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। चौथा, the ruling party, the sitting MP or MLA frequently lose elections that could not have happened if all castes and communities were frozen in their political preference. I don't consider this point that important, but what this point is trying to convey, ऐसा कोई MP MLA नहीं है जो चुनाव नहीं हारता। हाँ, हो सकता है कि जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे 80% ब्राह्मण है, एक ब्राह्मण उम्मीदवार जीत गया, पर वो भी चुनाव हारता है कई बार, एक बार जीता, 2 बार जीता, शायद तीसरी बार हार जाएगा, या एक बार जीता तुरंत दूसरी बार भी हार सकता है। तो लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि ये मेरी जाति का है तो मैं इसी को वोट दूंगा। पीपल की पसंद बदल जाती है। एक चुनाव में उन्होंने तुमको जाति के आधार पे वोट दिया, फिर उन्होंने सोचा कि बक इसको जाति के आधार पे वोट दिया, ये तो सिर्फ गुंडा राज चला रहा है, अगले चुनाव में नहीं देंगे। सो पीपल्स प्रेफरेंसेस ऑलवेज चेंज, फ्रोजन नहीं है ना, फ्रोजन इन द पॉलिटिकल प्रेफरेंस, पीपल आर नॉट फ्रोजन। वो ऐसा नहीं है कि जम गए हैं कि नहीं ये मैं तो इसी उम्मीदवार को वोट दूंगा क्योंकि मेरी जाति का, ये अच्छा काम करे बुरा काम करे मेरा हर बार वोट इसी को जाएगा, ऐसा नहीं है। पीपल आर नॉट फ्रोजन इन द पॉलिटिकल प्रेफरेंस। एवरी MP and MLA loses the election because people change their preference। कभी कभी तुम उनके प्रेफरेंस के हिसाब से हो, तुमको वोट मिल जाएगा, कभी तुम उनके प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं हो, तुमको वोट नहीं मिलेगा। So people are not frozen in their political preference, their preferences change, therefore every MP and MLA loses the election at some point। ठीक है, समझ गए? ओके। साथ ही साथ एक और पॉइंट है, तुम यहां पे आ जाओ राइट हैंड साइड पे, ठीक है। राइट हैंड साइड क्या हो गया साहब, यहां आ जाओ, है ना। यस, अरे भाई इतना जूम नहीं, राइट हैंड साइड पे आओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन ऊपर से, ठीक है। जैसे तुमको ये दिख रहा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड लाइन द के बाद से पूरा अंडरलाइन करना स्टार्ट करो, वोटर्स। तुम बस अंडरलाइन कर लो, फिर क्या यहाँ लिखा गया है वो मैं तुमको बता दूंगा, इस क्वेश्चन का आंसर मैं तुमको लिखवा भी दूंगा, टेंशन मत लो। वोटर्स
वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग, ठीक है, वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, तुम यहां भी पढ़ सकते हो, वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू पॉलिटिकल पार्टीज विच इज ऑफन स्ट्रॉन्ग। देखो इसमें तुमको क्या कहना चाहता है कि पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट कास्ट। व्हाई? बिकॉज जो पहले मन में याद आ रहा है, मुझे पहले मन में ये याद आ रहा है, पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट कास्ट बिकॉज even if a political party nominates a candidate as per the caste composition, still it is not compulsory, yeah, it is not fixed that all the members of that caste will vote for that candidate। सही बात है, तुमने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा ब्राह्मण डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी में, जरूरी है क्या सब ब्राह्मण उसी को वोट देंगे? नहीं। सो कास्ट इज नॉट जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स, yeah, politics is not just about casteism. Why? Because even if a political party nominates the candidate as per the caste composition, still it is not necessary that everyone from that particular caste will vote for that for your candidate। नहीं। दूसरा हमने ये भी देखा कि many a times it is seen that all the political parties है ना nominate the candidates from the same caste। all the political parties nominate the candidates from the same caste। क्यों ऐसा करते हैं? बिकॉज वहां पे उस कास्ट की मेजोरिटी है, ठीक है। नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज गॉट अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट। किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी के पास कोई क्लियर मेजोरिटी नहीं है किसी भी सिंगल कास्ट की। मैंने बताया ना 45 ये है, 35 वो है, बचे ये है, समझ ही नहीं आता किसको उतारे, या 25 ये है, 27 ये है, 33 ये है, समझ ही नहीं आता किसको उतारे, है ना, थोड़ा मिली जुली है। सो नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज गॉट अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट, नहीं है। दूसरा, political parties do keep in mind the caste composition, but even if they nominate a candidate as per the caste composition, it is not compulsory that all the people of that constituency will vote for, all the people of that caste will vote for your candidate। जरूरी नहीं है, तुमने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा फिर भी जरूरी नहीं है कि सभी ब्राह्मणों के वोट उसको मिलेंगे, ठीक है। ये हमने देखा, साथ ही साथ ये सारी चीजें हमने देखी, साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि many times all the political parties nominate the candidates of the same caste, है ना, कीपिंग इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन। बस ठीक है, ये तुमने 2-3 चीजें पढ़ी। साथ ही साथ द रूलिंग पार्टीज ऑफन लूज द इलेक्शंस, ठीक है। इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं ये क्वेश्चन आंसर तुमको लिखवाऊंगा लास्ट पार्ट में, ठीक है। अब ये जो तुम्हारा एस्पेक्ट था वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट, ये कह रहा है कि मानो चलो कि तुम्हारा वोटर जो है तुम्हें वोट दे रहा है, पर जरूरी नहीं है। एक ही कास्ट में तुम बस ये समझो कि डिफरेंट आइडियोलॉजी होती है। अमीर जो है, मानो मैं ब्राह्मण हूं, मैं अमीर हूं, मेरी अलग डिमांड्स होगी, कोई ब्राह्मण है वो गरीब है उसकी अलग डिमांड होगी। तो एक ही कास्ट है, जाति एक ही है, पर सोशल कंडीशन अलग है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, वो अपने हिसाब से वोट देगा। स्त्रियों की अपनी मांगे हैं, अगर तुम पूरी करोगे वोट मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। स्त्रियों की मांगे अलग है, कास्ट एक ही है पर उसमें भी मेल फीमेल अलग अलग डिमांड है, रिच पुअर अलग अलग डिमांड है। तो ये कंपलसरी तो नहीं कि सबकी डिमांड्स पूरी करे। अगर तुमने ब्राह्मण मेल्स की डिमांड पूरी कर दी, हो सकता है फीमेल्स तुमसे खुश ना हो सकता है तुमसे गरीब ब्राह्मण खुश हो, अमीर ब्राह्मण खुश ना हो, मध्यम वर्ग के ब्राह्मण खुश ना हो। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई एवरीवन, वही यहां पे कहा जा रहा है। अगर तुम्हें पूरा अंडरलाइन कर लोगे, ठीक है, ठीक है, टिल द लास्ट लाइन कर लो, इन इलेक्शंस, ठीक है। The voters have strong attachment to the political parties which is often stronger than the attachment। जैसे मैंने तुमको बताया, एक और रीजन तुमको ये भी दे रहे हैं कि कई बार वोटर का स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट होता है, कि जैसे मानो कि पी और क्यू पार्टी है, पी वाले पार्टी ने, जैसे मैंने बताया था, मेरी जाति का उम्मीदवार उतारा है और क्यू वाले ने किसी और जाति का उम्मीदवार उतारा है, फिर भी मैं अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट ना देके क्यू वाले को वोट दूंगा। क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि क्यू पार्टी ने जिस उम्मीदवार को उतारा है वो क्यू पार्टी सही है, मैं उस पार्टी की विचारधारा में विश्वास रखता हूं, मुझे पता है इस पार्टी के लीडर्स सही काम करते हैं। ये पी तो चोर पार्टी है, चोर पार्टी को कौन वोट देगा, फिर चोरी करेंगे। अरे हाँ या ना, अरे समझ रहे हो ना, इसी तरीके से चीजें होती हैं, ठीक है। खैर मैं तुम्हें क्वेश्चन लिखाता हूं। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखिए आप बहुत ज्यादा इसमें कंफ्यूज मत हुइए। एक चीज जो मैंने इस चैप्टर को पढ़ाते हुए सीखी है कि स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है,
इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। मैं चाहता हूं कि आप इस बात में विश्वास रखें कि आप एक बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। दूसरी चीज, आप ये बात समझ करके चलिए कि इस चैप्टर में कोई भी डेफिनेटिव राइट या रॉन्ग नहीं है। राइट और रॉन्ग क्या होता है, आप अपने हिसाब से आप सिर्फ की पॉइंट्स याद रखिए और उसके हिसाब से आंसर्स आगे आगे फ्रेम करते रहिए। पूरा स्टेटमेंट पढ़ के, है ना, कि की पॉइंट क्या दिया है सीबीएसई ने, फिर सीबीएसई ने या एनसीईआरटी ने की पॉइंट क्या दिया है, फिर उस की पॉइंट का क्या एक्सप्लेनेशन दिया है, ये सब याद करते रहेंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसलिए ये चैप्टर कई लोगों के लिए भयावह बन जाता है, वो नहीं, भय मत करना। मैं तुमको सटीक 2 क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है, ऐसे भी सीरीज भी सटीक चल रही है। एनीवेज मैं तुमको 2 क्वेश्चन दे देता हूं। तुम आ जाओ पेज नंबर 53 पे, जो तुमको दिख रहा होगा। ये नहीं, मेरे ख्याल से पेज नंबर 53 नहीं है, वी आर ऑन, यस, ये पेज नंबर 53 है। देखो, तुमने 2 चीजें पढ़ी, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इस तरफ से। अब तक तुमने क्या पढ़ा वो मैं तुमको बताऊंगा। 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे थोड़ी देर के लिए अगर तुम आ जाओगे पेज नंबर 51 पे, ठीक है, पेज नंबर 52 बकवास है, उसमें अजीब सा एक टेबल दिया, हमारे काम का नहीं है। पेज नंबर 51 पे अगर तुम आओगे, यहाँ ऊपर लिखा होगा कास्ट एंड पॉलिटिक्स, फिर इसके फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ के नीचे एक स्टेटमेंट लिखी होगी, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। हमने इस स्टेटमेंट को अंडरलाइन किया है, इसके आगे हाउ लगा है, हाउ कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। मैं तुमको सीधा क्वेश्चंस बताता हूं, सीधा की पॉइंट्स बताता हूं, ताकि तुम भी एक्सप्लेन कर पाओ। देखो, 2 तरीके के सवाल, इसके अलावा भी कोई सवाल तुमसे पूछ सकते हैं, मैं बताता हूं। सीबीएसई एकम सत्यम विपरा बहुता वदंती सिद्धांत में विश्वास रखती है। साल दर साल वो पेपर्स बनाते हैं, पर सिलेबस चेंज नहीं होता, तो वो सवाल चेंज करते हैं। वो कैसे भी पूछे, अगर वो तुमसे ये पूछ रहे हैं, देखो मेरी जैसी गलती मत करना। जो गलतियां मुझसे भी हो सकती है वो आज, माफ कीजिए, जो गलती तुमसे हो सकती है वो आज मुझसे हो जाए, मैं यही चाहता हूं। या तो पूछेंगे कास्ट का क्या असर होता है पॉलिटिक्स पे, या वो ये पूछते हैं पॉलिटिक्स का क्या असर होता है कास्ट पे। तो तुम्हें समझना है, अगर मानो जैसे यहां पे क्या है, हाउ पॉलिटिक्स अफेक्ट्स कास्ट, इलैबोरेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल पॉलिटिक्स प्ले इन कास्ट, उसका जिक्र यहां पे किया जा रहा है। पॉलिटिक्स किस तरह के रोल्स कास्ट में प्ले करता है, ठीक है, राइट। ये कुछ क्वेश्चंस है, सटीक मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। जैसे यहां पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इलैबोरेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स कास्ट प्लेज इन पॉलिटिक्स। 2 तरीके के सवाल वो आपसे पूछते हैं, या तो वो आपसे ये पूछेंगे कि कास्ट का पॉलिटिक्स पे क्या असर होता है, या वो पूछेंगे पॉलिटिक्स का कास्ट पे क्या असर होता है। मेजर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम यही होती है कि सर मुझे दोनों के आंसर्स मिक्स होकर के याद आते हैं। जब मुझे लिखना होता है कि कास्ट का पॉलिटिक्स पे क्या असर होता है, मुझे पॉलिटिक्स के कास्ट पे क्या असर होता है, उसके आंसर्स याद होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसा होगा भी नहीं, क्योंकि आंसर्स एकदम अलग है, जैसे धरती आकाश। देखकर ही समझ में आएगा कि ये कास्ट इन पॉलिटिक्स का आंसर है और ये पॉलिटिक्स इन कास्ट का आंसर है। गारंटी मैं देता हूं इसकी। दम है तो तुम इसमें गलती करके दिखाना, गलती होगी छोड़ो, तुमसे दम होगा तो तुम इस क्वेश्चन में गलती करके दिखाना। डाउट आने की गुंजाइश ही नहीं है। हो सकता है कि हो, किंतु प्रयास मेरा यही है कि मैं गुंजाइश नहीं छोड़ूं, क्योंकि इसमें कोई स्कोप ही नहीं है। दोनों क्वेश्चन के आंसर्स में धरती आकाश, जल और वायु, जल और अग्नि जैसा डिफरेंस है। एक क्वेश्चन पहले मैं तुम्हें बताता हूं, इलैबोरेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स कास्ट प्लेज इन पॉलिटिक्स। यही हम अब तक पढ़ रहे हैं, कास्ट का पॉलिटिक्स पे क्या असर होता है। जैसे ही अभी हम आ गए थे पेज नंबर 51 पे, राइट, पेज नंबर 51 पे कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, वहां पे हमने हाउ लगाया था, राइट। हाउ कास्ट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स, कास्ट कैन टेक, यानी कि देखो, तुम्हें कभी भी ये जानना हो कि इस क्वेश्चन में क्या लिखना है, तो ये देखना कास्ट पहले कौन सा वर्ड आया है, कास्ट इसमें क्या असर लेता है, कास्ट इसमें कौन से फॉर्म से एक्वायर करता है। पहले अगर कास्ट वर्ड आया है तो तुम कास्टिज्म के बारे में बात करोगे। जैसे अगर मैं यहां तुमको सवाल दिखाऊं, क्वेश्चन देखो बस, इलैबोरेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल कास्ट प्लेस इन पॉलिटिक्स, तो यहां पे पहले कौन सा वर्ड आया है स्टूडेंट्स। जैसे यहां येलो इंक में लेता हूं, यहां पहले, यहां दोनों ही वर्ड आए हैं, कास्ट भी आया है, पॉलिटिक्स भी आया है। लेकिन तुम मुझे बताओ पहले कौन सा वर्ड आया है, कास्ट आया है, हाँ, तो तुम कास्टिज्म के बारे में बात करोगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, तीनों क्वेश्चन के आंसर्स एक ही है। मैं बार बार कहता हूं, सीबीएसई एकम सत्यम विपरा बहुता वदंती सिद्धांत को समझती है। साल दर साल वो बोर्ड के पेपर्स बनाते हैं, सिलेबस चेंज नहीं होता, तो वो क्वेश्चंस चेंज करते रहते हैं, किंतु आंसर वही होगा। तो इस बात में तुम्हें कंफ्यूज नहीं होना है। दूसरा क्या है, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स कास्ट कैन एक्वायर इन पॉलिटिक्स। यहां पे भी कास्ट शब्द का जिक्र हुआ है, पॉलिटिक्स शब्द का जिक्र हुआ है। पहले किस शब्द का जिक्र हुआ है, कास्ट का, कास्ट होगा। इन वॉट वेज डज कास्ट अफेक्ट्स दी पॉलिटिक्स, तीनों सवाल का आंसर एक ही होगा, इन वॉट वेज डज कास्ट अफेक्ट्स पॉलिटिक्स। इसमें भी कास्ट शब्द का जिक्र हुआ है, पॉलिटिक्स शब्द का भी जिक्र हुआ है। पहले किसका जिक्र हुआ है, कास्ट का, ठीक है।
तो तुमको ये देखना है, अगर ऐसा हो, जैसे अगर ऐसा हुआ होता कि कास्ट की जगह पॉलिटिक्स शब्द का असर पहले होता, तो तुम गवर्नमेंट पॉलिसीज से अपना आंसर स्टार्ट करते। पर वो आंसर भी मैं तुम्हें याद कराऊंगा, अब तक हम वहां पहुंचे नहीं है। अभी हम पढ़ रहे हैं कास्ट पहला है, कास्ट इन पॉलिटिक्स, कास्ट कैन, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म्स कास्ट कैन एक्वायर इन पॉलिटिक्स, हाउ कास्ट अफेक्ट्स पॉलिटिक्स, है ना, व्हाट रोल डज कास्ट प्लेस इन पॉलिटिक्स। अभी हम सिर्फ कास्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जब भी कास्ट पहले है, माफ कीजिएगा, तो तुम कास्टिज्म के बारे में बात करोगे, ठीक है। किसके बारे में बात करोगे? कास्टिज्म का, जाति के बारे में बात करोगे। जैसे कि क्या, कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब चुनाव लड़ने वाली होती है तो बिफोर नॉमिनेटिंग द कैंडिडेट्स से कीप इन माइंड द कास्ट, वो कास्ट को देखते हैं, द कास्ट डेमोग्राफी। तुम इस तरीके से याद रखना, वो कास्ट स्प्लिटअप क्या है, कास्ट स्प्लिटअप ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। वो देखते हैं कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ब्राह्मण ज्यादा है या फिर दलित ज्यादा है या फिर क्षत्रिय ज्यादा है या कायस्थ ज्यादा है, कौन ज्यादा है यहाँ पे। तो वो हमेशा कास्ट डेमोग्राफिक्स को, ठीक है, उसको हमेशा ध्यान में रखते हैं, ठीक है। दे ऑलवेज नॉमिनेट द कैंडिडेट्स कीपिंग इन माइंड द कास्ट डेमोग्राफी या कास्ट कॉम्पोजिशन, किसी भी तरीके से लिखो, या तुम ऐसा भी लिख सकते हो, दे ऑलवेज कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन, दे ऑलवेज कीप इन माइंड द टोटल नंबर ऑफ पीपल इन दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड देयर कास्ट, because they nominate their candidates with respect to the caste composition या with respect to the caste of the people living there। वो हमेशा जाति को ध्यान में रखते हैं। तो तुम जातिवाद की बात करोगे, जातिवाद से अपना आंसर लिखना स्टार्ट करोगे उन क्वेश्चंस में जिसमें कास्ट प्रथम शब्द है। जिन क्वेश्चंस में पॉलिटिक्स प्रथम शब्द होगा वो हम दूसरा देखेंगे। तो इस ट्रिक से तुम कभी भी गलती नहीं करोगे। कास्ट इन पॉलिटिक्स वाले क्वेश्चन में पॉलिटिक्स इन कास्ट का आंसर नहीं लिखोगे, क्यों, इसका आंसर अलग है। हालांकि दोनों के आंसर्स में धरती आकाश का फर्क है, फिर भी लोग गलती करते हैं। तो ये बात, इस ट्रिक से हमेशा याद रखना, जिस भी क्वेश्चन में, क्वेश्चन वो कुछ भी पूछे, दिस इज दैट, दैट इज व्हाट, इलैबोरेट, प्रोक्रेस्टिनेट, दिस दैट, क्वेश्चन कुछ भी पूछे, ये देखना कि क्वेश्चन में कास्ट और पॉलिटिक्स दोनों शब्द का जिक्र हुआ है, हाँ हुआ है। पहले कौन सा शब्द आया है, कास्ट आया है, तो मैं जातिवाद के बारे में ही लिखूंगा कि पार्टियां जातिवाद को मद्देनजर रख करके पार्टियां क्या करती हैं, वो हमेशा ये तय करती हैं कि अगर मैं यहां से अपना उम्मीदवार उतारा हूं, सो दे विल ऑलवेज कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन, दे विल द कास्ट डेमोग्राफी, दे विल ऑलवेज कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूएंसी। वो हमेशा कास्ट के बारे में बात करेगी, ठीक है। ये हमने देखा था। साथ ही साथ हमने देखा पॉलिटिकल पार्टीज में इमोशनल अपील कि दलितों तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है ना, उठो। तो वो कास्ट कॉम्पोजिशन को ध्यान में तो रखते हैं, इमोशनल अपील, कास्ट सेंटिमेंट्स के लिए इमोशनल अपील करते हैं। साथ ही साथ हमने ये देखा कि ये जो कॉन्सेप्ट आया है यूनिवर्सल एडेड फ्रैंचाइज या 1% 1 वोट का, इससे क्या हुआ है, लोगों के अंदर एक नई चेतना जागी, एक न्यू कॉन्शियसनेस जागा है कि हमें जो है हमारे खिलाफ हो रहे अन्यायों के खिलाफ आवाज उठानी है और हम भी मैटर करते हैं, इवन वी मैटर। क्योंकि पहले क्या होता था, जैसे मैंने तुमको इंडियन नेशनल कांग्रेस और वो नॉन कोऑपरेशन, सॉरी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नेशनलिज्म इन इंडिया से बताया था कि कांग्रेस ने, ये क्वेश्चन आता है हिस्ट्री में कि व्हाई डिड दलित्स नॉट पार्टिसिपेट, या ड्रॉबैक्स ऑफ सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ड्रॉबैक्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तुम लिखोगे कि मुस्लिम्स ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया और दलित्स ने भी इस मूवमेंट में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किया। कभी वो तुमसे अगर एक्टिवली ये भी पूछते हैं कि व्हाई डिडंट दलित्स पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो उसमें भी तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जब वो बात करते हैं दलित्स ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, तो वो इसीलिए पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि कांग्रेस ने उनके इंटरेस्ट को इग्नोर किया। वो इसीलिए बिकॉज कांग्रेस वॉज अफ्रेड ऑफ ऑफेंडिंग दी हाई कास्ट हिंदूज, ठीक है। तो पहले ऐसी होती थी पॉलिटिक्स की, जो उच्च कुटी के है, जो उच्च जाति के लोग हैं, उनको सपोर्ट किया जाता था, क्योंकि जैसे तुम लोअर कास्ट के बारे में कुछ बात करोगे ये नाराज हो जाएंगे। और ये तो ऐसे भी इनके पास उस समय कोई वोटिंग अधिकार थे नहीं, जो भी राइट्स थे सब इनके पास थे। पर डेमोक्रेसी में क्योंकि 1% 1 वोट आया, डेमोक्रेसी में क्योंकि यूनिवर्सल एडेड फ्रैंचाइज आया, इसीलिए स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि अब इनके हक भी मैटर करते हैं। तो इनके साथ भी अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दलित ज्यादा हैं तो वो दलितों के बारे में ही बात करेंगे और उन्हीं के बारे में, उन्हीं के लिए काम करेंगे। भले ही उच्च कास्ट वाले नाराज हो या ना हो, ऐसे भी तुम 2-4% हो, तुमसे मैं जीतने नहीं वाला। यही होता है पॉलिटिक्स में, ठीक है, समझ गए। मैं तुम्हें सटीक आंसर्स बताता हूं। जिन भी क्वेश्चंस में कास्ट पहले आता है उन क्वेश्चंस में पॉलिटिक्स से, है ना, 1-2 पहले कौन आता है, उन क्वेश्चंस के आंसर्स तुम कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। लेट मी सी कहां पे हमने आंसर्स लिखा है। यस, प्रोबेबली यहां पे। पॉलिटिकल पार्टीज चूज द कैंडिडेट्स कीपिंग इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन। कास्ट कॉम्पोजिशन का ध्यान रख के वो कैंडिडेट्स चुनते हैं।
पॉलिटिकल पार्टीज मेक इमोशनल अपील टू द कास्ट सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल। दलितों उठो, तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है, तुम्हें इतने सालों तक दबाया गया है, अब हम एक क्रांति लेकर के आएंगे जो दलित समाज का उसका अपलिफ्टमेंट कर देगी। ये सब वो कहेंगे तुमसे। Political parties make emotional appeal to the caste sentiments, है ना, nominate candidates by keeping in mind the caste composition, they make emotional appeal to the caste sentiments of the people। तीसरा क्या है जो मैंने अभी बताया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मत देखो बोर्ड पे, यूनिवर्सल एडल्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज या बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन of universal adult franchise and the concept of one person one vote, there has been a new consciousness has been born. There has been a rise of new consciousness among the lower caste people that even they matter. The people who were once considered inferior and low born, उनके अंदर भी एक नई चेतना या न्यू कॉन्शियसनेस has come under them that even they matter। ठीक है, ये हुआ तीसरा पॉइंट। बस इतना ही लिखना है। नहीं, यस है भैया, 3 पॉइंट्स हो गए। उसके बाद तुम लिखोगे नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट। ये तुमको ऐप में मिल जाएगा। नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट। देखो पहले अगर तुम अपनी बुक देखोगे तो पहले वो तुमको क्या बताते हैं, क्या हो गया साहब, कुछ नहीं, हाँ, अगर तुम अपनी बुक देखोगे, तुम आ जाओ पेज नंबर 53 पे आ जाओ। ये 51 पे थे, 52 पे ये अजीब सा कुछ टेबल वेबल दिया है स्किन कलर में, हमें नहीं चाहिए। हम आ जाएंगे सीधा पेज नंबर 53 पे। पेज नंबर 53 पे अगर तुम देखोगे दोस्तों कि देखो मेन तुम्हारा आंसर देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे अपने पेज पे तो फर्स्ट पॉइंट 51 पे था कि दे नॉमिनेट द कैंडिडेट्स कीपिंग इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन। दिखाता हूं, ठीक है, एक पॉइंट यहां हमने देखा था, पॉलिटिकल पार्टीज चूज कैंडिडेट्स दे कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन। ये एक पॉइंट है ना। दूसरा, political parties and candidates they make emotional appeals to the caste sentiment to muster support, caste sentiment को अपील करते हैं। तीसरा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, वन पर्सन वन वोट, इससे क्या हुआ, एक नई चेतना, एक नई कॉन्शियसनेस आई है लोगों में। अब इसके बाद दोस्तों अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इसके बाद वो तुमको ये भी बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले सीबीएसई बताती है हाँ कास्ट जो है वो पॉलिटिक्स में असर करती है, कि क्यों, कैसे असर कर रही है, आंखों से दिख रहा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चुनाव लड़ने से पहले यही देखती है हमको कौन सा उम्मीदवार उतारना है, गोली मारो। उम्मीदवार बाद में देखेंगे, पहले ये देखेंगे कि जिस सीट से उम्मीदवार उतारे हो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोग मतलब राजपूत है या यादव है। दे ऑलवेज कीप इन माइंड द कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी। अरे हाँ या ना, कास्ट कॉन्स्टिट्यूएंसी का मायने रखता है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले सीबीएसई तुमको ये बताती है कि कास्ट का असर होता है पॉलिटिक्स में। फिर सीबीएसई दोहरा चरित्र, सीबीएसई क्या कहती है, सीबीएसई कहती है कि लेकिन पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट कास्टिज्म। यहां से एक और क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने तुमको आंसर्स बोर्ड पे लिख के दिए हैं, ठीक है, और ये तुमको नोट्स में भी मिलेंगे। एनीवेज माइंड यहां देखो, तुम आंसर्स खुद भी लिख सकते हो, ठीक है, छोड़ दो नोट्स को। तुम यहां देखो, जब हम बात करते हैं कास्ट इन पॉलिटिक्स की तो पहले हमने बोल दिया कि कास्ट का पॉलिटिक्स में असर होता है। उसके बाद वो बताते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कास्ट पॉलिटिक्स पे असर नहीं डाल पाती। पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट कास्टिज्म, वो यहां पे लिखा है, ठीक है। जैसे यहां तुम अगर ये पढ़ोगे, द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इंप्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग, दैट इज फार फ्रॉम ट्रू। आर इलेक्शंस ऑल अबाउट कास्ट? क्या इलेक्शंस में हमेशा जाति की, इलेक्शन सिर्फ जाति के बाद में है क्या? चुनाव सिर्फ जातिवाद के बारे में है? शुरू में तो हमें यही सीबीएसई बताती है। हाँ, क्यों? क्योंकि जब भी मुझे कोई उम्मीदवार उतारना है, उम्मीदवार खड़ा करना है, वो उम्मीदवार का चरित्र कैसा है, उसके ऊपर एलिगेशंस लगे हैं, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, नहीं हमको फर्क नहीं पड़ता। उम्मीदवार कितना नहीं हमको मत बताओ, हमें ये बताओ कि जिस सीट से हमें उसे उतारना है उस सीट में मत, यानी कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले लोगों की जाति कौन सी है, क्योंकि लोग जाति के आधार पर वोट देते हैं। तो पहले वो तुमको ये बताते हैं कि कास्ट का असर होता है। वो तुमको बताते हैं कि पीपल जो है उनको इमोशनल अपील करना चाहिए टू द कास्ट सेंटिमेंट्स। वो तुमको बताते हैं यूनिवर्स कास्ट सेंटिमेंट्स का इमोशनल अपील करोगे, है ना, इमोशनल अपील करो टू द कास्ट सेंटिमेंट्स ऑफ दैट पीपल, जो मेजॉरिटी कास्ट में, कि वो तुमसे इंस्पायर हो जाए, यू कैन गेन देयर सपोर्ट, उनके सारे वोट तुमको मिल जाए। तीसरा हमने क्या देखा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और वन पर्सन वन वोट के कॉन्सेप्ट की वजह से अब पॉलिटिकल पार्टीज उन कास्ट को अभी ध्यान रखती है जो लो बॉर्न है। मतलब ऐसे कहना तो नहीं चाहिए पर लोगों की सोच ऐसी है, जिनको इंफीरियर एक टाइम पे समझा जाता था, लो बॉर्न समझा जाता था, उनका भी ध्यान रखती है पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो ये सब है। क्यों ध्यान रखती है? क्योंकि भले ही हमारा मानना ना हो कि वो उच्च कोटि के है या नीच कोटि के, लेकिन फिर भी हम उनका ध्यान रखेंगे क्योंकि हमें उनके वोट चाहिए। तो सिर्फ उनकी मतलब जातिवाद हो रहा है यहाँ पे। खैर,
अब वो तुमको बताते हैं ये तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स सिर्फ कास्टिज्म के बारे में नहीं है। क्यों? क्योंकि भले ही वो कास्ट कॉम्पोजिशन ध्यान में रख के एक कैंडिडेट नॉमिनेट करे, पर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी एक कास्ट की सिंगल मेजोरिटी नहीं होती। मैंने बताया ना, 25 ये है, 30 वो होंगे, बचे वो होंगे, ऐसे ही होता है। दूसरा वो तुमको बताते हैं नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ द वोटर्स ऑफ ऑल कास्ट कम्युनिटी। मानो कि एक ब्राह्मण डोमिनेटेड कैंडिडेट कॉन्स्टिट्यूएंसी में, या मानो कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे राजपूत बहुत ज्यादा है, वहां पे तुमने एक राजपूत उम्मीदवार उतारा, पर इस बात की क्या गारंटी कि सारे राजपूत उसी को वोट देंगे? हो सकता है कि किसी राजपूत को किसी और को वोट देना होगा, उसको वोट देगा। तीसरा इसी से रिलेटेड कि मानो कि तुम्हारी पार्टी ने राजपूत डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजपूत को उतारा, क्या गारंटी है बाकी पार्टियां भी ऐसे नहीं करेंगी, वो भी राजपूत कैंडिडेट को उतारेंगी? तो यही होता है। तो मेरे हमदम, मेरे हमराज, मेरे दोस्त, तुम्हें ये बात याद रखना, 3 पॉइंट्स। इलेक्शंस आर नॉट जस्ट अबाउट कास्टिज्म। वो तुमसे पूछते हैं, ये क्वेश्चन लिखो। शुभम सर अगर तुमसे बोल रहे हैं कि क्वेश्चन आ सकता है, तो दोस्तों भयंकर संभावना है, ठीक है। ये जो तुमको दिख रहा होगा, ठीक है, ये 4 लाइन बीच में, द पॉलिटिक्स इन कास्ट, ऑरेंज कलर के ठीक बगल में दिखा होगा। द फोकस ऑन कास्ट एंड पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इंप्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। यहां पे एक अंडरलाइन करो एक स्टेटमेंट को, ठीक है। लेट मी गेट द पेन फॉर यू फर्स्ट। Yes, what do we have to underline? We have to underline that elections are all about caste and nothing else. ये exact statement CBSE दे देगी बोर्ड्स में, elections are all about caste and nothing else. Explain the statement, या examine the statement, या justify the statement. एकम सत्यम लिखना तो तुमको वही है, ठीक है। वो तुमसे कुछ भी पूछे, explain, examine, justify. Elections are all about caste and nothing. Explain. No, it's or yes, elections are not just about caste, है ना। वो तुमसे क्या पूछ रहे हैं, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग। नहीं, सॉरी, इसमें तुम लिखोगे नो। स्टेटमेंट क्या है, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। कि इलेक्शंस ऑल अबाउट, वो इलेक्शन सिर्फ कास्ट के बारे में और कुछ नहीं है। चुनाव सिर्फ जातिवाद के बारे में, इसके अलावा चुनाव में कुछ नहीं है। वो ऐसा तुमसे कहेंगे, तुम कहना नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि चुनाव सिर्फ जातिवाद के बारे में। हम मानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज जाति को ध्यान में रख के अपनी पॉलिटिक्स खेलती हैं। कास्ट का असर पॉलिटिक्स पे होता है, हम ये मानते हैं, पर पॉलिटिक्स सिर्फ कास्ट के बारे में है या इलेक्शन सिर्फ कास्ट के बारे में नहीं। क्योंकि मानो किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कास्ट को पहले रखा भी, लेकिन क्या गारंटी है कि वो काम करेगा? ये काम नहीं करता। क्यों? जो तुमको रीजंस देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि इफ आई हैव नॉमिनेटेड अ कैंडिडेट from a particular caste, it doesn't matter that all the voters of that caste will vote for my candidate. अरे बताया ना कि if in a Rajput dominated, ऐसा तुम लिखना मत, मैं तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल इफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी is dominated by a particular caste community, and if a particular political party nominates a candidate from that particular caste community, it is not mandatory, it is not compulsory, it is not mandatory that all the voters of that caste community will vote for that particular candidate. नहीं, यही होता है, ठीक है, कि नो कैंडिडेट विंस द वोट्स ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। दूसरा जो कि पहला था तुम्हारी बुक में, एनीवेज तुम दूसरा लिख दो, तुम्हारी मर्जी, ऑर्डर चेंज कर देना, कि देयर इज नॉट नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट। तीसरा हमने क्या देखा था? तीसरा हमने ये देखा था, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट, ये हमने कंसिडर किया। साथ ही साथ तो तुमको ये भी बोलते हैं कि many political parties, है ना, every political party, many political parties nominate the candidates from the same caste. कई बार ऐसा होता है कि कई political parties एक ही कास्ट के उम्मीदवार जो है उतार देती है, ठीक है। इसके बाद नीचे तुमको एविडेंस दिया गया है कि ऐसा क्यों हम जो कह रहे हैं वो सच है। तुम ज्यादा कंफ्यूज मत हो, तुम ये समझ गए। अगर तुमसे पूछेंगे इलेक्शन कास्टिज्म, हाउ कास्ट acquires various forms in politics, या कास्ट का क्या असर होता है पॉलिटिक्स में, तुम सीधा लिखना। इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे, यस कास्ट डज हैज एन इफेक्ट ऑन पॉलिटिक्स, इट हैज अ डीप इफेक्ट ऑन पॉलिटिक्स। थोड़ा मसाला धनिया अपने हिसाब से डालना और स्टार्ट कर देना कि बिफोर नॉमिनेटिंग एनी कैंडिडेट फॉर द इलेक्शंस, द पॉलिटिकल पार्टीज ऑलवेज कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। नंबर 2, है ना, कि कास्ट कॉम्पोजिशन का बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं। नंबर 2, द पॉलिटिकल पार्टीज always make emotional appeals to the caste sentiments of the people so that they can muster their support and win, they can gather their support and win the election. They always make emotional appeals to the caste sentiments of the people so that they can muster their support and win the election.
नंबर 3 क्या लिखा हमने, नंबर 3 लिखा कि बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज एंड वन पर्सन वन वोट, है ना, एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज नाउ पेइंग अटेंशन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। इसको हमने इस तरीके से लिखा था कि इट हैज ब्रॉट अ न्यू कॉन्शियसनेस अमंग दी पीपल हु वर वंस कंसिडर्ड लो बॉर्न एंड इंफीरियर। उनके अंदर नई चेतना आ गई है ना, न्यू कॉन्शियसनेस। ठीक है, उसके आगे तुम ये भी लिखोगे, देखो कास्ट का क्या क्या असर होता है पॉलिटिक्स में। अगर वो तुमसे ये पूछे तो तुम ये 3 पॉइंट्स लिखोगे, प्लस ये भी लिखोगे कि नो पार्लियामेंट्री, नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ सिंगल मेजॉरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट, नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज पुट अप द कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। ये 6 पॉइंट तुमको लिखने हैं, उसमें से 4-5 भी तुम लिखोगे तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ठीक है, आंसर कहां है, आंसर मैंने अपने हिसाब से यहां पे लिखा है, नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ क्लियर मेजॉरिटी, नो पार्टी। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, एक बड़ा क्वेश्चन है, कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या असर होता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर में तुम लिखोगे पहले कास्ट का पॉलिटिक्स में असर होता है, फिर नीचे लिखोगे कि बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार हो। क्यों जरूरी नहीं है, क्योंकि नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ सिंगल मेजॉरिटी, साथ ही ऑफ अ सिंगल कास्ट, है ना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द वोटर्स ऑफ अ कास्ट विल वोट फॉर अ पर्टिकुलर कैंडिडेट। तीसरा कि मेनी पॉलिटिकल पार्टीज कैन पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। जब वो तुमसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कास्ट का, पहले कास्ट आया तो जातिवाद के बारे में बात करेंगे, कास्ट का व्हाट फॉर्म्स डज कास्ट रिक्वायर इन पॉलिटिक्स, कास्ट का पॉलिटिक्स पे क्या असर होता है, बड़ा आंसर है। पहले लिखोगे असर होता है, फिर लिखोगे कि बट इलेक्शंस आर नॉट अबाउट कास्टिज्म, उसमें और 1-2 पॉइंट लिख देना, ये जो 3 पॉइंट है इसमें से 1-2 लिख देना। कभी कभी वो अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं जिसमें वो ये नहीं जानना चाहते कि पॉलिटिकल पार्टीज कास्ट कॉम्पोजिशन का ध्यान रख के कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करती है, नहीं, वो सिर्फ आपसे ये पूछना चाहते हैं आर इलेक्शंस ओनली अबाउट कास्टिज्म, इज कास्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिक्स, तो आप लिखोगे नो, और उसके आगे लिखना कास्ट मैटर्स इन पॉलिटिक्स बट इलेक्शंस या पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट कास्ट बिकॉज no particular constituency has a clear majority of a single caste. Also at the same time, no, है ना, दूसरा क्या था, no party wins the votes of all the members of a caste or community, है ना, even if there is a particular caste dominated constituency, many political parties put up candidates from the same caste. तो लोग अगर जाति के आधार पे वोट देंगे तो कोई जीत नहीं पाएगा, तो लोगों को काम देखना ही पड़ता है कि मानो मैं एक राजपूत डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा सबने, है ना, सबने राजपूती उतारे, अब तो मैं कास्ट के आधार पे वोट नहीं दे सकता क्योंकि सभी मेरे कास्ट के हैं और मैं एक ही वोट दे सकता हूं, तो अब कास्ट का क्राइटेरिया तो गया क्योंकि सब उस पे खड़े उतरते हैं, तो अब मैं काम देखूंगा। और भी चीजें देख सकते हो पर बी पॉजिटिव, अब मैं काम देखूंगा। ठीक है, तो यही होता है। तो देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर वो तुमसे एक बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं 5 नंबर का, व्हाट रोल डज कास्ट प्लेज इन पॉलिटिक्स, व्हाट रोल डज कास्ट प्लेज इन पॉलिटिक्स, इस क्वेश्चन में कास्ट पहले आया, What role does caste plays in politics? पॉलिटिक्स बाद में आया, तो मतलब कास्टिज्म के बारे में, कास्ट पहले आया, तुम कास्टिज्म के बारे में, जातिवाद के बारे में लिखोगे। अगर तुमसे एक बड़ा 5 नंबर का क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट रोल डज कास्ट प्लेस इन पॉलिटिक्स, तो तुम पूरा लिखोगे, पहले 3 पॉइंट लिखोगे कि कास्ट प्लेज अ रोल इन पॉलिटिक्स, है ना, कि पॉलिटिकल पार्टीज कीप इन माइंड द कास्ट कॉम्पोजिशन बिफोर नॉमिनेटिंग द कैंडिडेट, और दे मेक इमोशनल अपील्स टू द कास्ट सेंटिमेंट्स, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, वन पर्सन वन वोट, न्यू कॉन्शियसनेस अमंग द पीपल who were once considered low born and inferior, न्यू कॉन्शियसनेस, ये लिखोगे। प्लस तुम आगे ये भी लिखोगे कि बट इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, पॉलिटिक्स आर नॉट जस्ट अबाउट कास्ट बिकॉज, बड़ा क्वेश्चन है 5 नंबर में आता है, बिकॉज नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट। दूसरा सर, दूसरा नहीं याद आ रहा है, तीसरा याद आ रहा है सर, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज पुट अप द कैंडिडेट्स ऑफ सेम कास्ट। बस ठीक है, 5 हो गया। ठीक है, टोटल इसमें मैंने 6 पॉइंट्स बताए, 3 इसमें बताया कि पॉलिटिक्स इज नॉट जस्ट अबाउट कास्ट, और 3 पॉइंट्स मैंने तुमको इसमें बताए थे कि पॉलिटिक्स इज अबाउट कास्ट। 6 पॉइंट टोटल है। अगर इसमें से कोई तुम 1 पॉइंट भूल भी जाओ तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम्हारी मैडम को भी सब नहीं पता है, ये बात याद रखना। मूर्ख स्टूडेंट्स जो होते हैं वो चतुर रामलिंगम की तरह 6 के 6 याद रखने की कोशिश करेंगे। तुमको अगर रणछोड़ दास बनना है तो तुमको बस तथ्य समझना है। वो तुमसे पूछते हैं व्हाट रोल डज कास्ट प्लेज इन पॉलिटिक्स, बड़ा सा 5 नंबर का क्वेश्चन है, कास्ट का पॉलिटिक्स पे क्या असर, डायरेक्ट पूछेंगे, है ना, कि व्हाट रोल, व्हाट फॉर्म्स कैन कास्ट एक्वायर इन पॉलिटिक्स, हाउ डज कास्ट अफेक्ट्स पॉलिटिक्स। तुम सब लिखना, कास्ट कैसे पॉलिटिक्स को अफेक्ट करता है प्लस कैसे नहीं भी करता है। अगर वो स्पेसिफिकली ये पूछे कि इज इलेक्शंस जस्ट अबाउट कास्टिज्म, है ना, कि कास्ट हैज अ मेजर रोल इन इलेक्शंस, इज इट ट्रू, तो बस तो सिर्फ तुम
ये वाले, ये 3 पॉइंट्स लिखोगे, ठीक है। वो तुमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछेंगे कि जैसे मैंने एक स्टेटमेंट मार्क कराई थी, क्या थी, इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। ये हूबहू स्टेटमेंट मैं देख चुका हूं, आंखों से देखा है, ठीक है। कहां है, यहाँ पे अंडरलाइन तो चला गया, मैं फिर से तुम्हारे लिए अंडरलाइन कर देता हूं। इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट। तुम लिखोगे नो, इलेक्शंस आर नॉट ऑल अबाउट कास्ट, बिकॉज उसके बाद तुम आंसर लिखना स्टार्ट करोगे। पहले ये लिख देना कि यस इलेक्शंस आर अबाउट कास्ट बट इलेक्शंस आर नॉट ऑल अबाउट कास्ट बिकॉज क्या था, हाँ, नो कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज अ क्लियर मेजोरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट। नंबर 2 क्या था कि मेनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप द कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। नंबर 3 क्या था, मेनी पॉलिटिकल पार्टीज पुट अप द कैंडिडेट्स फ्रॉम द, कि पॉलिटिक्स सिर्फ इलेक्शंस सिर्फ कास्ट के बारे में नहीं है, क्योंकि किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्लियर मेजोरिटी किसी सिंगल कास्ट की नहीं है। दूसरा, अगर है भी तो भी सारी मेनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप द कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट, सभी पॉलिटिकल पार्टी सेम कास्ट के कैंडिडेट्स उतार देंगे, तो लोगों को अब काम के आधार पर वोट देना होगा। तीसरा क्या था, मैं एक पॉइंट भूल रहा हूं, राइट, तुम्हें शायद याद होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे 2 ही याद आ रहे हैं। तीसरा पॉइंट क्या था, ठीक, मैं तो नहीं छोड़ने वाला जब तक पता नहीं चलेगा। एक पॉइंट ये था, कोशिश करते हैं, याद आए तो ठीक है, नहीं तो 2 लिख देंगे, तीसरा पॉइंट कुछ मन से बना सकते हैं। व्हाट रोल डज कास्ट प्लेज इन इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्टिज्म, हेंस वी कैन से दैट कास्ट प्लेज अ रोल इन इलेक्शंस बट इलेक्शंस आर नॉट ऑल अबाउट कास्टिज्म, ठीक है। एक और पॉइंट क्या था, नो क्लियर मेजोरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट, ठीक है। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप द कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट, और पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप द कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट, नो क्लियर मेजोरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट। और कास्ट का क्या असर होता है पॉलिटिक्स में, कास्ट जाति के आधार पे क्या प्रॉब्लम्स होती है जाति देखने में। एक तो ये प्रॉब्लम है कि तुम जाति किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में देखने जाओ तो ऐसा होता है कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी जाति की क्लियर मेजोरिटी नहीं है, तो मैं किसको फेवर करूं समझ में नहीं आता, नो क्लियर मेजोरिटी ऑफ अ सिंगल कास्ट। दूसरा ये था कि अगर मैं किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्लियर मेजोरिटी है तो उसमें भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज मेरे जैसा दिमाग लगा के सबने राजपूत डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में सबने राजपूत उतार दी। दूसरी प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम मैं भूल रहा हूँ, तीसरी प्रॉब्लम क्या है कमेंट करके बताना, तीसरी प्रॉब्लम क्या है, कास्ट डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी, कास्टिज्म इन पॉलिटिक्स में, कास्ट इन इलेक्शंस। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरी प्रॉब्लम हमने देखी, कास्ट की प्रॉब्लम क्या होती है, अगर सोचने की कोशिश करते हैं कास्ट की क्या प्रॉब्लम होती है पॉलिटिक्स में। कास्ट की प्रॉब्लम, अगर कास्ट देखते हैं, कंपटीशन होता है इलेक्शंस में, यस गॉट इट, इट इज नॉट नेसेसरी दैट योर कैंडिडेट विल गेट ऑल द वोट्स ऑफ दैट कास्ट और कम्युनिटी। अरे यही है ना, इट इज नॉट नेसेसरी, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि तुम्हारा अगर राजपूत डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी मैंने राजपूत उतारा तो सारे राजपूत उसी को वोट देंगे, इट इज नॉट नेसेसरी, है ना। It is not necessary that all the members of a caste or community will vote for that candidate, even if that candidate is from your caste. ठीक है, तो ये 3 कारण थे, ठीक है, जो तुम समझ गए होगे। बस इससे ज्यादा डिजर्व नहीं करता, तुमने पूरा देख लिया कास्ट का क्या असर होता है पॉलिटिक्स में। अब दोस्तों तिगड़म आएगा, अब थोड़ी गूगली बॉल आएगी, ठीक है। अब अगर वो तुमसे ये पूछते हैं, जैसे कोई दूसरा सवाल हो तुमसे पूछते हैं, जैसे कि जनाब सवाल दिखा दीजिए हमको, तो आप हाँ भैया, अगर वो तुमसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं अब, ठीक है, हाउ पॉलिटिक्स अफेक्ट्स द कास्ट, इस क्वेश्चन में पॉलिटिक्स शब्द का जिक्र किया है, कास्ट शब्द का जिक्र किया है, लेकिन पॉलिटिक्स पहले आया है कास्ट से। इलैबोरेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल पॉलिटिक्स प्लेज इन कास्ट, तो इसमें भी पॉलिटिक्स शब्द का जिक्र है, कास्ट शब्द का जिक्र है, पर पॉलिटिक्स पहले आया है। तो ऐसे में हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब क्या जिन क्वेश्चंस में कास्ट पहले आता है उसमें हम कास्टिज्म जातिवाद के बारे में बात करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स पहले आया है तो इसमें तुम पॉलिटिक्स के ही बारे में बात करोगे। अब इसका आंसर क्या है फिर क्वेश्चन का, मैं तुम्हें मार्क बाद में कराता हूं। ये काम करता हूं, मैं पहले तुम्हें बुक में आंसर मार्क करा देता हूं, उसके बाद जो मैंने क्रिस्प और कंसाइज पॉइंट्स में आंसर लिखा है वो भी। तुम आ जाओ पेज नंबर 53 पे, यहां लिखा होगा पॉलिटिक्स एंड कास्ट, ठीक है। ये पेज नंबर 53 पे पॉलिटिक्स एंड कास्ट को अंडरलाइन करो, यहीं पे ऊपर कहीं तुम क्वेश्चन लिख लो, इलैबोरेट द डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स। तुम वीडियो कभी भी पॉज कर सकते हो, ठीक है, मैं भी यहां लिखने की कोशिश करता हूं, इलैबोरेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स, इलैबोरेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स पॉलिटिक्स प्लेज इन कास्ट। इसमें क्या है, पॉलिटिक्स शब्द पहले आया है तो इलैबोरेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स, पहले जो है वो पहले जाएगा, इलैबोरेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स
पॉलिटिक्स प्लेज इन कास्ट, इलैबोरेट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स पॉलिटिक्स प्लेज इन कास्ट। याद रखिएगा कास्ट की स्पेलिंग में आप ऐसे मत लीजिए कि CAST, बहुत लोगों को कंफ्यूजन, नहीं, CAST दूसरा इंग्लिश का कास्ट है। जब आप जाति के बारे में, जातिवाद के बारे में बात कर रहे हैं तो एक ई हमेशा लास्ट में आएगा। कास्ट CASTE यही कास्ट है, ठीक है, ना कि CAST। क्वेश्चन लिख लिया, इसके बगल में इलैबोरेट द डिफरेंट काइंड ऑफ रोल्स पॉलिटिक्स प्लेज इन कास्ट। अब इसका आंसर कहां से मार्क करना है? फर्स्ट पैराग्राफ में ऊपर से, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ लाइन, फुल स्टॉप के बाद से, पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम, है ना। कई बार वो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये स्टेटमेंट देखिए, पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम हाउ, क्या, पॉलिटिक्स टू इन्फ्लुएंसेस द कास्ट सिस्टम हाउ, तो ये हाँ लिख लिया सब। अब हम नीचे आते हैं, अब तुम सीधा आ जाओ पेज नंबर 54 पे, 53 पे पढ़ने लायक कुछ नहीं है, ठीक है। एक और चीज है जो मैं दोबारा आऊंगा, पर तुम आ जाओ अभी पेज नंबर 54 पे, ठीक है, पेज नंबर 54, ठीक है, यहां अंडरलाइन नहीं किया है, पेज नंबर 54 पे ऊपर से फर्स्ट बुलेट पॉइंट छोड़ दो, ईच कास्ट ग्रुप, सेकंड बुलेट पॉइंट छोड़ दो, थर्ड बुलेट पॉइंट उसमें आओ, ठीक है। 10 कास्ट प्लेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ, यहां से अंडरलाइन करना स्टार्ट करो, जो भी बोर्ड में अंडरलाइन है तुम्हें मिल रहा है खुद अंडरलाइन कर लो। 10 कास्ट प्लेस, 10 छोड़ देना, कास्ट प्लेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स इन पॉलिटिक्स। In some situations, caste in politics gives many disadvantaged communities the space to demand their share of power. उसके नीचे, several political and non-political organizations have been demanding and agitating for an end to discrimination against particular caste, for more dignity and more access to land resources and opportunities. ये सबसे छोटा आंसर है, इसलिए मैंने बोला धरती आकाश का फर्क है। तुमसे वो ये पूछते हैं कि कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या असर होता है, तो तुम क्या लिखोगे? कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या असर होता है, कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या असर होता है। मैंने जो ये लाइन बोली, इसमें कास्ट पहले आया था या पॉलिटिक्स? कास्ट का पॉलिटिक्स में क्या असर होता है? कास्ट पहले आया था, तो मैं कास्टिज्म के बारे में, जातिवाद के बारे में लिखूंगा, जो इससे पहले हमने पढ़ा था। कास्ट का पॉलिटिक्स में असर होता है, पहले हम यही लिखेंगे 5 नंबर का, हाउ डज कास्ट अफेक्ट्स पॉलिटिक्स। Yes, caste affects politics, है ना। Before nominating any candidate, political parties always ensure, the political parties always keep in mind the caste composition of that particular constituency. Number 2, the concepts of universal adult franchise and one person, one vote have given rise to a new consciousness among the people who were once considered as inferior and low born, ठीक है। Number 3, am I forgetting something? Yes, number 3 क्या था? कि political parties make emotional appeals to the caste sentiments of the people of that particular constituency, so to muster support and win the elections. Also we can say, 5 नंबर का ना पूरा लिखेंगे, also we can say that elections are not just about, ये politics is not just about casteism, because चाहे वो पूछे politics are not about casteism या elections are not about casteism, एक ही बात है, politics is equal to election। लिख देना, पॉलिटिक्स is also not about casteism, because है ना, no particular constituency has a clear majority of a single caste. Even if there is a clear majority of a single caste, it is not necessary that all the members of that caste will vote for your candidate. Number 3, all the political parties, many political parties may put up the candidates, may nominate the candidates from the same caste as yours. So it is not necessary that people will vote on elections. बस simple। अगर वो अलग से पूछते हैं, इलेक्शंस आर नॉट जस्ट अबाउट कास्टिज्म, ये पॉलिटिक्स, चाहे वो इलेक्शंस पूछे पॉलिटिक्स, इलेक्शन इज इक्वल टू पॉलिटिक्स, या तो पूछेंगे इलेक्शंस आर नॉट अबाउट कास्टिज्म या पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट कास्टिज्म, लिख देना, सेम ही आंसर है। आर इलेक्शंस आर अबाउट कास्टिज्म एंड नथिंग एल्स। इलेक्शन सिर्फ जातिवाद के बारे में और नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है उसमें। इज इट ट्रू? नो। एग्जामिन करें, नो, इट इज नॉट ट्रू दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्टिज्म, है ना। इलेक्शंस आर अबाउट कास्टिज्म, but it isn't true that elections are entirely about casteism. No. Why? Because जो अभी पढ़ा था, no caste or community, no constituency has a clear majority of a single caste, of a particular caste. दूसरा हमने देखा था कि even if there is a clear majority of a single caste in the constituency, it is not necessary that all the candidates will vote for your if that all the voters of that caste will vote for your candidate. It is not necessary. Number 3 हमने देखा था, many political parties में put up the candidates from the same caste. ये क्या था? कास्ट पॉलिटिक्स पे क्या असर डालता है? ब्रिलियंट, हटा दो। पॉलिटिक्स कास्ट पे क्या असर डालता है? What role does politics plays in caste? पॉलिटिक्स कास्ट पे क्या असर डालता है? पॉलिटिक्स भैया कास्ट पे ये असर डालता है जो तुम्हें यहां पे लिखाया गया है। क्या? देखो,
ये आखिरी पेज बचा है, ठीक है। ये एक अंकल दिख रहे होंगे यहाँ पे आपको, ये अपार्थाइड, वो अपार्थाइड के बारे में तुम छोड़ दो, अंकल दिख रहे होंगे। ये आखिरी पेज बचा है, तो अभी ये सुनना है तो सुन लो। देखो मैंने बहुत चीज़ों के बारे में बात की है। मैंने राजपूत का जिक्र किया, ब्राह्मणों का जिक्र किया, दलितों का जिक्र किया, पर ये सब जिक्र इसलिए किया गया ताकि तुमको चैप्टर समझाया जाए। तुम ये बात कभी भी मत याद रखना, तुम शुभम सर का पूरा पढ़ाया हुआ लेक्चर भूल जाओ। एक अच्छी कथा है, मैं तुम्हें सुनाना चाहता हूँ, तुमको जो करना है तुम करो, मैं तो सुनाऊंगा ही। एक कथा यह है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पूरा ज्ञान दे देते हैं, भगवत गीता का पूरा ज्ञान दे देते हैं, श्री कृष्ण के सारे माफ कीजिए, अर्जुन के सारे सवालों का जवाब श्री कृष्ण दे देते हैं, और एक अंतिम उपदेश उन्होंने अपना पूरा वो विश्व रूप दे दिया, विश्व रूप दर्शन, विराट रूप दर्शन दे दिया, है ना, जो श्री कृष्ण का अद्भुत रूप है, जिसके दर्शन, नारायण के उस रूप के दर्शन मैं तो मानता हूं बहुत दुर्लभ है। ये दर्शन भी दे दिया, लेकिन उसके बाद भी जो अर्जुन है, आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए, वो एक अंतिम उपदेश मांगते हैं कि आपने, देखिए भगवत गीता के कोर में अगर कोई आपसे पूछे कि भगवत गीता के केंद्र में कौन है, श्री कृष्ण नहीं, अर्जुन, ये मेरे गुरु भी कहते हैं, अगर प्रश्न नहीं होते तो उत्तर नहीं होते साहब। तो भगवत गीता के कोर में कौन है, भगवत गीता के सेंटर में कौन है? इज इट श्री कृष्ण? वी रिस्पेक्ट हिम, पर विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, नो, इट इज नॉट श्री कृष्ण, इट इज अर्जुन। क्योंकि अगर सवाल नहीं होते तो जवाब कहां से देते भगवान? तो भगवान ने जो भी हमें बताया वो जवाब के रूप में बताया। हमें शुक्रिया अदा करना है गांडीवधारी अर्जुन का, जिन्होंने वो सवाल पूछे, और इसीलिए हम वो सब भगवान की वाणी सुन पाए, नहीं तो सवाल नहीं पूछते तो हम नहीं करते। दुर्योधन को भी भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे। हाँ, वो विराट रूप नहीं दिखाया था, पर एक अच्छा रूप दिखाया था। उनको भी, धृतराष्ट्र को भी कुछ समय के लिए नेत्र दी थी, पर उनमें से किसी के मन के चक्ष नहीं खुले, उन्होंने सवाल नहीं पूछे, उन्होंने सोचा कि जो हो रहा है सो होने दो। किंतु अर्जुन ऑलवेज हैड द क्यूरियोसिटी, उन्होंने सवाल पूछे। खैर, मैं तुम्हें यह बता रहा था कि कहानी में यह होता है कि जब सब हो गया, रूप के दर्शन दे दिए, विराट विश्व रूप के, तो फिर अर्जुन एक अंतिम उपदेश मांगते हैं। तो श्री कृष्ण प्यार से बोलते हैं कि मेरा अंतिम उपदेश यही है अर्जुन, पार्थ, हे पार्थ, मेरा अंतिम उपदेश यही है कि मैंने जितनी भी तुम्हें योग साधनाएं बताई हैं, धर्म अनर्थ, नीति अनीति का, धर्म का ज्ञान दिया है, मृत्यु जन्म पुनर्जन्म, मैंने जो भी तुम्हें मोक्ष का ज्ञान दिया है, ये सारा ज्ञान तुम भूल जाओ और मेरी शरण में इस प्रकार आओ जैसे कि एक कीचड़ में लथपथ लहू लुहान बच्चा भाग करके माँ के पास आता है और उसकी माँ उसे धो करके, नहला के, नए वस्त्र पहना के एक फूल की तरह पवित्र कर देती है। वैसे तुमने जीवन में जो भी किया हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी कि वो ये कहते हैं कि तुम भी, मेरा अंतिम उपदेश यही है कि मैंने तुम्हें जो भी ज्ञान दिया, जो भी योग साधना, नीति अनीति, जन्म मृत्यु मोक्ष, मैंने जो भी तुम्हें बताया, वो सारा ज्ञान भुला के मेरी शरण में ऐसे आ जाओ जैसे एक बालक है ना, खेल के जब गिर जाता है, रोने लगता है, तो दौड़ते दौड़ते यहाँ मिट्टी लगी होगी, थोड़ा छिल गया होगा, अपनी माँ के पास जाता है और माँ उस बालक को नहला के फूल की तरह स्वच्छ कर देती है। वैसे अगर तुम मुझसे पूछो, हम नारायण कभी नहीं बन सकते। नारायण हमारे अंदर वास करते हैं पर नहीं है, पर उसी को आगे बढ़ाते हुए अगर तुम्हें मुझसे कुछ सीखना है या मेरा अंतिम उपदेश इस चैप्टर से रिलेटेड है, तो मेरा अंतिम उपदेश इस पर्टिकुलर वीडियो में यही है कि मैंने तुम्हें अब तक जो भी पढ़ाया है, अगर वो तुम सब 10 साल बाद भूल जाओ चलेगा, किंतु ये कभी मत भूलना कि सभ्यता में कभी जातिवाद नहीं हुई थी। अगर कोई तुमसे पूछे कि इंडिया में क्या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हुआ है, छुआछूत प्रथा नहीं थी, एक्सेप्ट करना, डिनाई मत करना, क्योंकि हुआ है। तुम कहना हाँ ये उतना ही सच है कि हमारे देश में कुछ लोगों को सिर्फ जन्म के आधार पर दबाया गया है, ये सत्य है। किंतु ये भी एक सत्य है कि ये प्रथा आपके प्राचीन भारत में कभी नहीं थी। कि श्री राम से जब ये पूछा जाता है कि आपके कितने भाई हैं, तो कहते हैं जब अयोध्या से निकला तो 3 थे, जब अयोध्या से निकला तो 3 थे, जब केवट से मिला तो 4 हो गए, सुग्रीव से मिला तो 5 हो गए और विभीषण से मिला तो 6 हो गए। ये कोई ऐसा व्यक्ति ये बात बोल सकता है जो जातिवाद में विश्वास रखता हो? अपने दिल से पूछो। तुमने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि यहां पर ये हुआ। लोग कर्ण की मिसाल देते हैं कि कर्ण जब शिक्षा लेने गया तो उसे द्रोणाचार्य ने, तुम्हें एक बात बताओ, मानो कि मैं इंडियन आर्मी के कैडेट्स को ट्रेनिंग दे रहा हूं,
है ना, मरीन कमांडोस के, एक पैराएसएफ कमांडोस है पर एक मरीन कमांडोस मार्कोस, वो भी कमाल की कमांडोस होते हैं, कम ऑपरेशंस करते हैं पर सटीक, सबसे नेवी सील्स जैसे अमेरिका की प्रेस्टिजियस फोर्स है ना, यहां पे मार्कोस कमांडोस है। मानो मैं मार्कोस कमांडोस को प्रशिक्षण देता हूं, मैं उनका इंस्ट्रक्टर हूं, और कोई आम आदमी मेरे पास आए, अब ही वॉज आम आदमी इन एवरीवन साइज, वो मेरे पास आए और बोले कि मेरे को भी प्रशिक्षण दो, तो मैं उसको प्रशिक्षण नहीं दूंगा, भगा दूंगा। क्यों? क्योंकि ये ट्रेनिंग मार्कोस कमांडोस के लिए है। अगर ये ट्रेनिंग मैंने इसको भी दे दी तो कल को ही तो हमारे कमांडोस को भी। अब मानो तुम राजा के बेटे को तलवारबाजी सिखा रहे हो, राजा के बेटे को अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या सिखा रहे हो, और ये अस्त्र शस्त्र विद्या राजा का बेटा जो भविष्य में राजा बनेगा, अगर राजा नहीं भी बनेगा तो जो राजकुमार है वो भी तो राज्य का काम देखते हैं, पॉलिसीज देखते हैं, अलग अलग मंत्रालय देखते होंगे जो भी उस वक्त होगा। तो जो गवर्नमेंट में जाने वाला है उसको जो मैं चीज सिखा रहा हूं, अगर इसको भी मैं ही सिखाऊंगा तो इसमें और इसमें क्या फर्क रह गया? जो विद्या राजा के बेटे को या राजपुत्र को दी जा रही है, यही विद्या यदि जन साधारण में से किसी को दे दी जाए, क्या गारंटी कल को ये इसको मार के राजा ना बन जाए? कर्ण वॉज अ ग्रेट मैन, ये कभी गलती मत करना, मूर्ख लोग कहेंगे कर्ण वॉज बैड, नो, कर्ण वॉज अ मैन विद अ ग्रेट कैरेक्टर। सूर्य पुत्र है वो, सूर्य के जैसा तेज है, भगवान सूर्य खुद कहते हैं जैसे मैं अपना प्रकाश संसार को देता हूं, ये दान का गुण तुमने मुझसे पाया। उनसे बड़ा दानी कदाचित कुछ लोग होंगे, पर उनका नाम एक अलौकिक है ना, यूनिक है। सो दानवीर कर्ण, जब भी वीरों की सभाओं में कर्ण का नाम लिया जाएगा सब वीर सम्मान से जय जयकार करते हैं, वो है अंगराज कर्ण, हम उनका सम्मान करते हैं। पर एक सत्य यह भी है कि जातिवाद उस वक्त होती थी, पर द्रोणाचार्य के पास भी एक कारण यह भी था कर्ण को वापस भेजने का, कि ही वाज एट दैट टाइम, वो विद्या का दान देने की बजाय विद्या का व्यापार करने पे विवश हो गए। एंड वो किसके साथ व्यापार कर रहे थे, तो किसको विद्या दे रहे थे? विद्या दे रहे थे राजपुत्रों को। उस वक्त भी चीजें थी कि कास्टिज्म वहां पर आ गया था, पर ये बात तुम समझने चलो कि वहां पे वर्ण का, एक जाति होती है, एक वर्ण होता है। जैसे एक ब्राह्मण जो है वो जाति से ब्राह्मण है, पर अगर वो मान लो कि कोई बिजनेस कर रहा है तो उसकी जाति ब्राह्मण रहेगी पर उसका वर्ण वो हो जाएगा। पर खैर, तुम जाति वर्ण में मत घुसो। अगर तुम छोड़ दो तुमने महाभारत में क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, तुम्हें महाभारत के बारे में क्या पता है क्या नहीं पता, अगर मुझ पर विश्वास रखते हो तो मेरा अंतिम उपदेश इसी चीज को मानना, ये कभी मत समझना कि सभ्यता में जातिवाद थी, जातिवाद हुई, ये उतना ही सत्य है, पर इसलिए क्योंकि प्रथाएं बदल दी गई, लोगों ने तुम्हारा इतिहास अलग तरीके से लिखा, जिसने तुम्हारे ऊपर रूल किया। जमींदारी प्रथा हमारे देश में तो गरीब के पास भी जमीन थी। लोग जब 19वीं शताब्दी में भारत की सड़कों पे आते थे वो कहते थे यहाँ कोई भिखारी कैसे नहीं है जो अगर गरीब है किंतु फिर भी भिक्षा नहीं मांगता, कुछ भी कर लेगा वो। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था कुछ टाइम पहले, तुम देखना, टाइम मिलेगा तो मैं कमेंट सेक्शन में उसकी लिंक दिलवा दूंगा। एक वीडियो थी कि जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगा दिया गया है ना, तो इंटरव्यू ले रहे थे वो जो भी रेफ्यूजी वहां से, है ना, वो वहां से कश्मीर से भाग के आ रहे थे, तो उनमें से एक लड़की का इंटरव्यू है ना, बहुत सारे लोगों को लिया। उस इंटरव्यू में क्लिप आती है, तुम देखना, कभी तुमने देखा होगा तो वो लड़की बोलती है कि हमको कोई भी काम मिलेगा तो हम कर लेंगे, हमको ड्रेसिंग, हमको मतलब सिलाई कढ़ाई आती है, बटन लगवाना, शर्ट बनाना आता है, अगर हमको ऐसा कोई काम ऑल्टरिंग वगैरह का काम भी मिलेगा तो हम कर लेंगे। उसकी आंखों में वो ललक देखकर मेरे आंखों से जो आंसू झरझर गिर रहे थे। हम देखिए, जीवन में हमें मतलब माशुकाओं के पीछे जाना है, ये करना है, हमें जीवन में ये IIT NTSE 10th बोर्ड्स ठीक है, पर राष्ट्र के प्रति सद्भावना होनी चाहिए। माँ है वो तुम्हारे देश के किसी नेता ने कभी कुछ साइन करके दे दिया, माँ किसी को साइन करके दी जा सकती है क्या? नहीं दी जा सकती। आप उसको धरती का टुकड़ा मानते हो कि हम उसे माँ मानते हैं, तो ये बात तुम कब समझोगे? तो यही अंतिम उपदेश है, ये बात समझ करके चलना, इस गलत फहमी में मत रहना, उन विदेशियों की तरह मत जाना जो अमेरिका में जाके वहां की नागरिकता लेके उस देश को जिसने उन्हें सींचा उसी के खिलाफ बात करने लगते हैं। बुराइयां किस देश में नहीं होती है, देश के सामने करो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं। खैर, कास्ट प्लेज डिफरेंट काइंड्स ऑफ रोल्स इन पॉलिटिक्स बिकॉज जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज हैं, जातिवाद तो हुआ है तो उनके साथ तो अन्याय हुआ ना। तुमने किस हक से किसी को कहा कि वो मंदिर में, अरे ईश्वर है, वो नारायण है, वो तुम कौन होते हो रोकने वाले? उनका अपमान, वो तो मान अपमान के परे है, तुम कौन होते हो कि कहने वाले वो जाएगा तो अपमान हो जाएगा? तो जिनके साथ भेदभाव हुआ है ये सत्य है, अब हम उनके साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। अतीत को मैं नहीं बदल सकता, अतीत में जो घिनौनी चीजें हुई हैं अगर उसमें देखा जाए तो केवल पीड़ा और दुख मिलती है,
तो उस दुख को छोड़ दो, किंतु आज मैं वो दुख नहीं आने दूंगा और मैं आज ऐसा कर्म करके जाऊंगा कि आने वाले 100 साल, क्या 1000 साल, 100 साल जीवित रहने के लिए 100 साल जिंदा रहने की जरूरत नहीं है। एक दिन में ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल याद रखे, 1000 साल भी याद रख सकती है। समय की जो होगा होने तो। तुम्हारी कोई मूर्ति किसी ने बनाई हो, अगर वो मिट्टी में दब भी जाए फिर भी तुम्हारा काम जीवित रहेगा, तुम्हारा नाम भले ही जीवित ना रहे, काम जीवित रहेगा। ये बात याद रखना। कोई ऐसा काम करो, जीवन में कुछ आगे बढ़ो, जितना तुम्हें मिला है उससे ज्यादा इस समाज को, अपने माता पिता को देने का प्रयास करो। उठो, क्या कर रहे हो बैठ के वहां पे? क्या असर होता है? क्या पढ़ाऊं मैं इसमें? खुद पढ़ लो जाओ। कास्ट का क्या असर होता है? पॉलिटिक्स का, पॉलिटिक्स इसमें पहला वर्ड है। पॉलिटिक्स का क्या असर होता है कास्ट में? वही असर होता है साहब, पॉलिटिक्स का असर यही होता है। जो डिसएडवांटेज कम्युनिटीज है वो कास्ट के नाम पे, देखो हम लो कास्ट है तो हमको इतना रिजर्वेशन दे दो, हमको वो दे दो, उनको मिलना चाहिए। वो लो कास्ट है तो उनको वो सब दे दिया। सेवरल पॉलिटिकल नॉट दे डिमांड, वो डिमांड करते हैं। डिसएडवांटेज जो कम्युनिटीज थे दे डिमांड, अरे दिख रहा है ना, आंखों से देखो, दे डिमांड देयर शेयर ऑफ पावर। वो डिमांड करते हैं किस आधार पे? कास्ट के आधार पे। वो कैसे बोलेगा कि मुझे, मानो कोई दलित है, वो कैसे बोलेगा कि मुझे रिजर्वेशन दो? किस हक से बोलेगा? देखो दलित कोई कास्ट नहीं है, इट इज अ कलेक्शन। वो एक नाम दे दिया, हरिजन है मानो कोई, वो किस मुंह से बोलेगा कि, वो कैसे बोलेगा कि मुझे रिजर्वेशन दो बिना अपने कास्ट के बारे में बताए? अब मैं गरीब हूं, गरीब तो हम ब्राह्मण भी गरीब हो सकते हैं, नहीं देंगे। तो उसको बताना पड़ता है कि मैं दलित हूं, मेरे साथ, मेरे पूर्वजों के साथ अन्याय हुआ है, इसलिए मैं चाह रहा हूं कि हमें दबाया गया है, अब मेरा बच्चा पढ़ने जाता है, उसको एडमिशन नहीं मिल रहा, कुछ करो आप, तो हम उसको रिजर्वेशन देंगे। तो उसको सहारा लेना पड़ रहा है ना जाति का। वो गलत नहीं है पर लेना तो पड़ रहा है, उसी को कहा जा रहा है यहां पे। पॉलिटिक्स प्लेज द डिमांड द शेयर, है ना? क्या है? सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में डिमांड। बहुत सारे लोग पॉलिटिकल, हाउ पॉलिटिक्स अफेक्ट्स कास्ट, बहुत सारी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल एनजीओस भी, पॉलिटिकल नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस भी डिमांड कर रही है कि वी नीड एन एंड टू द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग दीस थिंग्स। सही है? अरे सही है ना? बढ़िया। चलो फिर अगले चैप्टर में मिलते हैं। Download the app now.